देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा। अच्छा देखो हम लोग डिप्रिशिएशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज थर्ड क्लास है, तो बाकी क्लास ना हम शेयर कर देंगे। अनीता को बोल रहे हैं जो 2-3 क्लास हुआ है, लेकिन ये भी समझ में आएगा क्योंकि सब इंडिविजुअल टॉपिक के अकॉर्डिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे भी डिप्रिशिएशन तो करते ही हो तुम लोग, 11 में या 12, आई थिंक 11 में होता होगा या कॉलेज में भी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग ना प्रोविजंस वाला पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो प्रोविजन वाले पॉइंट से पढ़ेंगे, लेकिन मेरा पीडीएफ कहाँ चला गया डिप्रिशिएशन का। इसे ही करते हैं क्या, इसमें तो नहीं क्या। हाँ। ये वाला है, ठीक है। तो देखो लास्ट दिन हम लोगों ने जो क्वेश्चन कंप्लीट किया था वो था हम लोग का इलास्ट्रेशन 7, और आज हम लोग इलास्ट्रेशन 8 से करेंगे, ठीक है। तो 8 का कंसेप्ट अलग है। तो देखो 8 में जो है हम लोग को क्या करने बोला है, डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, लेकिन हम लोग को प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, ये दोनों तरीके से करने के लिए बोला है। मतलब अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कैसा होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा। अब रहा बात कि ये प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन होता क्या है, ठीक है। वो भी समझ लो कि ये प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले वही समझेंगे हम लोग, उसके बाद इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर लेंगे। तो अभी हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं वो है प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन मेथड, ठीक है। मतलब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे डिप्रिशिएशन को दिखाने के लिए। अच्छा, तो ये कैसा होता है देखो, जैसे कि मान लो हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो नॉर्मली एग्जाम्पल कुछ ऐसा लेते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर ₹1 लाख, डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन एसएलएम, ठीक है। एसएलएम का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिशिएशन हर बार एक ही जैसा लगेगा। और वो कैसे पॉसिबल है कि हम लोग हमेशा डिप्रिशिएशन किस पे लगता है, एसेट के कॉस्ट में, है ना। कि मैंने कोई एसेट खरीदा, अब उस पे डिप्रिशिएशन लगा, ये मुझे कैसे पता चलता है। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर बोले कि तुम लोगों ने मान लो एक मोबाइल खरीदा, ठीक है। मान लो 10,000 का खरीदा, अब 2 साल यूज करने के बाद उसे बेचने जा रहे हो तो तुम लोग को 2,000 मिल रहा है, तो 8,000 कहाँ चला गया, तो 8,000 के वैल्यू से मोबाइल जो है डिप्रिशिएट हो गया 2 साल में। तो हर एक साल कितना करके डिप्रिशिएशन लगा, 4,000 करके डिप्रिशिएशन लगा, ठीक है। अब एसएलएम मेथड में कैसे डिप्रिशिएशन कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज लगा के, अगर परसेंटेज गिवन है। अगर परसेंटेज गिवन नहीं है तो दूसरा तरीका भी होता है, स्क्रैप वैल्यू वगैरह रहते हैं, तो वो जब आएगा तब बता देते हैं। तो जैसे हमें अगर डिप्रिशिएशन निकालना है तो पहले साल डिप्रिशिएशन कितना लगेगा, जैसे हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं लोन पे वैसे ही निकल जाएगा। ये देखो ये हो गया मेरा एसेट का कॉस्ट, इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा 10%। देखो 10% का मतलब आउट ऑफ 100 10, मतलब अगर एसेट का वैल्यू 100 है तो डिप्रिशिएशन लगेगा 10। तो एसेट का वैल्यू अगर 1 लाख है तो डिप्रिशिएशन कितना लगेगा, 10/100 इंटू 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 10% का मतलब तो यही होता है। और कितने समय के लिए लगेगा, अगर एक साल के लिए लगेगा तो इंटू 1 ईयर, ठीक है। या फिर 12 मंथ्स बाई 12 मंथ्स ऐसे कर सकते हैं। तो हमारा डिप्रिशिएशन का वैल्यू आ जाएगा 10,000, और हर बार यही लगता जाएगा। वही होता है एसएलएम मेथड। अब अगर डिप्रिशिएशन इस ऑन एसएलएम फॉर 2 इयर्स, ठीक है, फॉर 2 इयर्स। और अब हम लोग इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार करेंगे नॉट मेंटेन
प्रोविजन अकाउंट, अगर हम लोग प्रोविजन अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो हमारा कैसा सोल्यूशन होगा, और अगर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं प्रोविजन अकाउंट तो हमारा सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट परचेज, तो अगर फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं तो उसका एंट्री क्या होगा बताओ, दोनों केस में सेम ही होगा, बोलो क्या होगा। एसेट्स टू कैश। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो मैंने ना बैंक ही लिख डाला, तो चलो बैंक ही लिख लेते हैं। और इधर भी वही हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, अब एसेट खरीद लिया, अब यूज करना स्टार्ट होगा, तो जब ईयर एंड आएगा तब डिप्रिसिएशन लगेगा। तो बोलो डिप्रिसिएशन कितना लगेगा। अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था, डिप्रिसिएशन कितना हो रहा था, 1 लाख का 10% पूरे 1 साल का 10,000। तो बोलो 10,000। डिप्रिसिएशन लगने से एंट्री क्या होगा। मैम डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 10,000। 10,000 कैसे आया वो आई होप समझ गए होगे तुम लोग, 1 लाख 10% इंटू 12/12। अब जैसे ही डिप्रिसिएशन लग गया ईयर एंड में, और ईयर एंड में जब फाइनल अकाउंट्स बनेगा तब ये डिप्रिसिएशन कहाँ जाके क्लोज होगा या फिर चार्ज होगा। मैम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। हाँ, पीएल में हो जाएगा, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, इसीलिए पीएल में तुम लोग लिखते हो ना टू डिप्रिसिएशन बोल के, टू डिप्रिसिएशन। तो ये दोनों एक साथ होता है ये एंट्री। ठीक है, क्योंकि हर एक एंट्री का क्लोजिंग होना चाहिए, तो ये डिप्रिसिएशन यहाँ जाके क्लोज हो जाएगा। अगर हम इसका बैलेंस शीट भी बना ले साथ ही साथ, ठीक है, तो बैलेंस शीट में मेरा ये एसेट कैसे देखने में लगेगा पता है, हम ऐसे लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट 1 लाख लेस डिप्रिसिएशन 10,000, तो एसेट का वैल्यू दिखेगा 90,000। ठीक है, ऐसे दिखेगा। और ईयर टू में कैसे होगा, ईयर टू में क्या एंट्री होगा, चलो हम इधर वाला पहले पूरा कंप्लीट कर लेते फिर वो वाला उधर वाला बताएंगे। तो अब ये ईयर टू आ रहा है, तो ईयर टू में बोलो क्या एंट्री होगा। सेकेंड ईयर में परचेस थोड़ी ना हो रहा है, तो कौन सा एंट्री होगा, 2 और 3 अपने आप को रिपीट करेगा। तो हाँ बोलो मैम। वैल्यू क्या होगा। मैम डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 10,000 10,000। हाँ, 10,000 ही रहेगा क्योंकि एसएलएम है तो सेम, और हम लोग ये मान रहे हैं कि पूरे साल का डिप्रिसिएशन लग रहा है। अगर क्वेश्चन में पूरे साल नहीं होके कुछ और हो तो कुछ और लिख देंगे। ठीक है, अभी यही मान के चल रहे 12 मंथ्स का होगा, तो पीएल टू डिप्रिसिएशन, तो यहाँ पर 10,000। अब फिर से हम लोग बना लेंगे यहाँ पर एक बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में देखेंगे कि कैसे देखने में लग रहा है। ठीक है, मतलब ये एसेट कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट। अब बोलो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट कितना लिखे, 90,000 माइनस 10,000। 90,000। हाँ, अब यहाँ 90,000 लिखना पड़ेगा, जो बचा हुआ वैल्यू प्रीवियस वाले बैलेंस शीट में दिख रहा है। 80,000। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो देखो मैंने ईयर टू का 2 साल का ये पूरा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मैंने 2 साल का ही करने के लिए एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब यही वाला चीज अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे तब कैसे दिखेगा। तो देखो पहले फिक्स्ड एसेट परचेस कर लिया। अच्छा, अब अगर डिप्रिसिएशन लग रहा है तो एंट्री क्या होगा, तो अब यही वाला समझने का पॉइंट है, तो हम इसका चलो कलर चेंज करके दिखाते हैं स्पेशल पॉइंट क्या है। तो डिप्रिसिएशन तो लगेगा, तो डिप्रिसिएशन डेबिट होगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, अमाउंट तो सेम रहेगा, अमाउंट में तो कोई डिफरेंसेस नहीं हो रहा है। टू क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट की जगह टू लिखना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो ये बोलते हैं कि मेरा फिक्स्ड एसेट 10,000 से कम हुआ। अभी भी हम जो डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ये तो फिक्स्ड एसेट पे ही कर रहे हैं, तो मेरा फिक्स्ड एसेट 10,000 से कम हो रहा है, बट हम फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट नहीं करके एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं जहां पर उस डिप्रिसिएशन को हम रखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो इनकम है उससे कुछ सेविंग्स करके हटा के रख रहे हैं, तो हम सेविंग्स करके अगर हटा के रख रहे हैं तो एक सेपरेट मान लो कहीं इन्वेस्ट कर दे रहे हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि डिप्रिसिएशन को डायरेक्ट फिक्स्ड एसेट पे चार्ज नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये मेरा फिक्स्ड एसेट के वैल्यू को कम नहीं कर रहा है। ठीक है, कम जरूर कर रहा है,
लेकिन उसके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसके बाद का क्या एंट्री होगा, इसके बाद का एंट्री हो जाएगा कुछ इस तरीके से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। जैसे क्लोज होता है डिप्रिसिएशन वैसे ही क्लोज हो जाएगा 10,000। अब हमारा बैलेंस शीट कैसे लगेगा देखने में, হ্যাঁ बोल। ম্যাম বলছি প্রভিশন যখন বানাই মানে ধরুন কিছু এক্সপেন্স হয়নি মানে হওয়ার আগে একটা মানে হতে পারে তার জন্যই প্রভিশন অ্যাকাউন্ট বানাই, হুম, কিন্তু এখানেও এখানে তো তো তাই। তো এখানে এখানে এক্সপেন্স যেটা হচ্ছে না, প্রভিশন কিন্তু কোনো এক্সপেন্সের জন্য বানাই না, ফিউচারে কোনো লাইবিলিটি যদি অকার হয় সেটা ফিউচারের ওই লাইবিলিটিটাকে পে অফ করার জন্য আমরা প্রভিশন বানাই, মনে করো, এক্সপেন্স নয়। হ্যাঁ মানে কোনো একটা সম্ভাবনা থাকে মানে ভবিষ্যতে মানে থাকে, তো এখানে সম্ভাবনাটা কি কি আমাকে ভবিষ্যতে কি কিনতে হতে পারে। अब ये एसेट तो सारी जिंदगी मेरे साथ नहीं चलेगा ना, तुम लोग के पास एक मोबाइल है तो क्या सारा जिंदगी वही मोबाइल चलेगा, না ম্যাম। तो खरीदना पड़ेगा ना। तो वैसे ही ये प्रोविजन अकाउंट हम लोग क्यों बना रहे हैं कि फ्यूचर में जब मुझे फिर से ऐसा कोई एसेट खरीदना पड़े जैसा ये वाला है, ठीक है, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मेरे पास कुछ पैसा हो, ठीक है। तो ये 10,000 करके जो हम जमा रहे हैं डिप्रिशिएशन खर्चा दिखा रहे हैं, और प्रोविजंस तो 10,000 बना रहे हैं कि फ्यूचर में जब हम एसेट रिप्लेस करना चाहेंगे तो ये जो अकाउंट में जमा पैसा है ये मुझे हेल्प करेगा। ম্যাম বুঝেছি। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ। अब ये हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये देखो फिक्स्ड एसेट यहाँ पर कितना लिखेंगे बोलो, पहली साल है, ईयर 1 है, बोलो फिक्स्ड एसेट कितना लिखे, 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। अब लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। पहले ये लाइबिलिटी साइड लिखा जाता था बट अभी का जो प्रेजेंटेशन है ना उसके हिसाब से वो इधर ही लिखना होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90,000। नहीं तो पहले क्या होता था ना, ये एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट 1 लाख और प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन बोल के लाइबिलिटी साइड में 10,000 दिखाया जाता था। बट अभी वो प्रेजेंटेशन नहीं होता है, अभी प्रेजेंटेशन ऐसा ही होगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन बोल के लेस कर देंगे। तो पहली साल में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, दूसरे साल में दिखेगा, हाँ दिखेगा। देखो दूसरे साल में डिप्रिशिएशन चार्ज करो तो बोलो डिप्रिशिएशन का एंट्री क्या लिखोगे। मैम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट 10,000। 10,000। हाँ, और जब पीएल में जाएगा तो वही जैसा होता है, पीएल, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन अकाउंट। अब बैलेंस शीट पे ध्यान देना है कि अब बैलेंस शीट कैसे देखने में लगेगा, ठीक है। तो ये रहा बैलेंस शीट। अब यहाँ पर मुझे फिक्स्ड एसेट कितना लिखना है पता है, 90,000 नहीं लिखना है, कितना लिखेंगे जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है, बोलो कितना होगा। 1 लाख। 1 लाख। लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, यहाँ पर कितना लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 20,000, ठीक है। 20,000 मतलब कहाँ से आया, पहले का 10,000 और अभी का 10,000 मिला के। तो एक्चुअली प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट का और एक नाम भी होता है एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन का मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है ना, क्यूमुलेट हो रहा है, जैसे आज सुबह ही पढ़ रहे थे तुम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वैसे क्यूमुलेट हो रहा है। तो 10,000 पहले, अब 10,000, तो टोटल 20,000 का डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है, तो एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 80,000। तो देखो मेरा मेन कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, मेथड कोई भी यूज करो, 2 साल बाद मशीन 80,000 का ही होगा, 2 साल में 20,000 का ही डिप्रिशिएशन होगा, 10-10 करके, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो एसेट हमेशा अपना ओरिजिनल कॉस्ट शो करेगा बैलेंस शीट में, जो कि इसमें नहीं होता है। इसमें कौन सा वैल्यू शो कर रहा है, बचा हुआ वैल्यू, जिसको हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बुक वैल्यू पे शो करेगा, और यहाँ पर एनम डिप्रिशिएशन दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर डिप्रिशिएशन कैसे दिखता है, जब से डिप्रिशिएशन स्टार्ट हुआ तब से लेके
इस फाइनेंशियल ईयर तक का डेप्रिसिएशन, मतलब यहाँ पर कैसे लिखे इस बात को कि डेप्रिसिएशन कब से चार्ज हो रहा है, तो हम ऐसे कैसे लिखे इसको, जैसे ये पर एनम डेप्रिसिएशन दिखता है हर बार, लेकिन यहाँ पर दिखेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल डेट, ठीक है। मतलब ये जो डेट पे बैलेंस शीट बन रहा है तब तक जो डिप्रिसिएशन है, और शुरुआत से जो लग रहा है वो वहां से लेके इस बैलेंस शीट डेट तक का जितना भी डिप्रिसिएशन है वो सारा दिखेगा। लेकिन ओवरऑल मेरा दोनों ही 80,000 शो करेगा, बट दोनों करने का तरीका अलग है, ठीक है। कोई ये मेथड फॉलो करता है, कोई ये मेथड फॉलो करता है। ये मेथड फॉलो करने का जो एडवांटेज है, उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं, मतलब जस्ट दोनों का कंसेप्ट बता रहे। ये हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट को भी लेते हुए चलेगा कि किसी को अगर ओरिजिनल कॉस्ट एसेट का पता करना है तो कोई भी बैलेंस शीट देखने से पता चल जाएगा। लेकिन इस केस में अगर मुझे पता करना है तो मुझे एकदम ईयर 1 वाला बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। तो पहले मुझे इतना बताओ कि ये जो है ये समझ में आया कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने से कैसे काम होगा। हाँ हाँ मैम। मैम। ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरा एसेट बिक जाता है तो क्या होगा, तो अगर प्रोविजन अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं तो क्या होगा, और अगर मेंटेन करते हैं तो क्या होगा, नहीं मेंटेन करते हैं तो क्या होगा, वो तुम लोग को पता होगा, फिर भी हम बता देते हैं। तो इस साइड में ये जो जहां पर नॉट मेंटेन है, तो मान लो एसेट सोल्ड आउट हो गया, एसेट सोल्ड आउट, ठीक है। तो क्या एंट्री होगा, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। ये मैंने ऑलरेडी एक बार लिख के दिखाया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर लॉस हुआ तो पीएल डेबिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएल क्रेडिट, ठीक है। दो चीज एक साथ नहीं होगा, और टू हो जाएगा फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब ये इसका लेजर जैसे होगा उस हिसाब से दिखा देंगे इसमें। और बैलेंस शीट वगैरह क्या बनाए, वैसे बैलेंस शीट से एसेट हट जाएगा अगर एसेट बिक गया तो। और अगर ये वाले केस में एसेट सोल्ड आउट होता है तो कैसे होगा, तो इसमें अगर एसेट सोल्ड आउट होगा तो हमें एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है सेपरेटली, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज मेंटेन्ड। जब इस मेथड में एसेट बिकता है तो हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो उसमें एंट्री क्या होता है, उसमें एंट्री इस तरीके से होगा, देखो जैसे एसेट चला गया तो टू फिक्स्ड एसेट यहां पर भी होगा, ठीक है। और डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, मतलब बेसिकली एसेट को उठा के मुझे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो डेबिट द रिसीवर के तरह एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट हो गया। यहाँ पर देखो बिकने वाला एंट्री नहीं हुआ, मतलब बैंक डेबिट कहाँ हुआ कि मुझे पैसा मिला, यहाँ पर सिर्फ हम ये कहना चाह रहे कि मेरा एक एसेट है जो बिक जाएगा तो वो मैंने डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया। अब बिकने पे पैसा मिलेगा तो पैसा मिलने से बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस होने से पीएल डेबिट, प्रॉफिट होने से पीएल क्रेडिट, और एसेट डिस्पोजल को क्लोज कर देंगे। एसेट डिस्पोजल ओपन किया था कि हम एसेट बेचना चाहते हैं तो वो वहां ट्रांसफर कर दिया, जो एसेट बिकेगा वो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जैसे डिप्रिशिएशन को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट में, सेम उसी तरीके से डिस्पोजल में एसेट को ट्रांसफर कर दिया, फिर पैसा रिसीव किया, प्रॉफिट या लॉस को बुक किया। ये दोनों में से कोई एक ही होता है, ठीक है। अगर इफ लॉस और उस केस में इफ प्रॉफिट, और फिर एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो है वो हम लोग का क्लोज हो जाएगा। तो जब ओपन हुआ था डेबिट हुआ था, जब क्लोज हुआ तब वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन हमें दिया है। चलो देखते हैं। यहाँ पर दोनों तरीके से हमें करके दिखाना है। तो बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 शुभ्रा लिमिटेड परचेज a machine for 12 lakh on October 1, 2020. A part of the machine purchased on April 1, 2018 for 80,000 was sold for 45,000. A new machine at a cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date. The company has adopted the method of providing 10% per annum depreciation on the written down value method, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ रहा है, डिप्रिशिएशन चार्ज करना है, रेट लगाना है 10% और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन बाकी जो इतना कुछ बोला, ये खरीदा गया वो बेच दिया गया, वो सब क्या है, तो वो सब कुछ नहीं। देखो हम यहाँ पर जैसे करते हैं टाइमलाइन बना के, तो हम वैसे करके बना के दिखा रहे कि कैसे करके होगा, ठीक है। तो
यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखो हम इस तरीके से करते हैं और तुम लोग को भी रिकमेंड करेंगे कि ऐसे करके ही कर लो। ठीक है, एक एक पढ़ेंगे और यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। 1 अप्रैल 18 में परचेज हुआ है 12 लाख का मशीन। 1 अप्रैल 18 परचेज हुआ है 12 लाख का मशीन। ठीक है, ऑन October 1 20 a part of the machine purchased on April 1 18 for 80,000 was sold for 45,000। तो October 1 2020। तो ये ईयर कब एंड होगा? अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो ईयर एंड कब होगा? कुछ नहीं बोला है तो हमें क्या मानना पड़ेगा? 31 मार्च को होगा। तो 31 मार्च कौन सा हो जाएगा? 19। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या बोला है? 1 अक्टूबर 20। ठीक है, तो इसके बाद वाला ईयर कौन सा होगा? खत्म कब होगा इसके बाद ईयर? 31 मार्च 20। 20। ठीक है, अच्छा अब 1 अक्टूबर कब आएगा? 1 অক্টোবর তো এখানে একটা আসবে। এরপরে আসবে তাই না? 1 অক্টোবর অক্টোবর তো 2020। মার্চের পর আসবে না, October 1 2020। আচ্ছা হ্যাঁ। तो 1 अक्टूबर 20। ठीक है, इसीलिए ड्रॉ करना बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई भी टाइम कम ज्यादा तुम लोग कैलकुलेट ना कर लो, तो बहुत जरूरी होता है ड्रॉ करना। ठीक है, ऐसे लगता है क्योंकि तुम लोग पहले डिप्रिसिएशन पढ़ के आते हो तो ये सब क्या करना, ये सब ड्राइंग व्राइंग किस काम का, ऐसे लगता है। ठीक है, लेकिन बहुत काम का है, इतना हम बोल सकते हैं। जरूर करो। ডেটটা আছে তাই গোলাচ্ছে, হ্যাঁ মানে বলো। ডেটটা গোলাচ্ছে, মানে ওইখানে ওই বইটাতে মানে 18 18 আছে, আমাদের এখানে 19 দিয়েছে। ও আচ্ছা, তোমাদের এটা আচ্ছা। আচ্ছা এক কাজ করি, তোমাদের মতোটাই করে দিই, কি অসুবিধা আছে? আমার এটা অন্য পিডিএফ ওপেন আছে। আচ্ছা দাঁড়াও, তোমাদেরটাই করে দিচ্ছি, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। দাঁড়াও, আমি ভাবলাম চেঞ্জ করব, চেঞ্জ আর করা হলো না। ঠিক আছে, তোমাদেরটা থেকেই করে নিচ্ছি। একই আছে, শুধু ডেটটাই দিক ওদিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম। দেখো, এটা পুরো ফুল স্ক্রিনে নিই তাহলে সুবিধা হবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার সেটাই আছে নাকি? ইলাস্ট্রেশন এইটি আছে? হ্যাঁ ম্যাম এইটা আছে। আচ্ছা। হুম, तो देखो 1 अप्रैल 2019, तो ये कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2019 कर लेते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को मशीन परचेज हुआ है कितने का? 12 लाख का, ऑन October 1 21। तो October 1 21 कब आएगा? तो ये 19 में शुरू हुआ तो ये खत्म कब होगा? 20 में। फिर इसके बाद खत्म कब होगा? 21। तो ये 31 मार्च 21 है, तो इसके बाद आएगा 1 अक्टूबर 21। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो 1 October 21 a part of the machine purchased on April 1 2019। तो April 1 2019 में जो मशीन परचेज हुआ था, जो कि टोटल में 12 लाख का है, इसका एक पार्ट, ठीक है, इसका एक पार्ट जो कि कितने से खरीदा गया था? फॉर 80,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। जो कि खरीदा गया था 80,000 से, मतलब ये 12 लाख के अंदर एक मशीन 80,000 का है, ये हमारे पास कंफर्मेशन आता है। ठीक है, तो मैंने उसको M1 नाम दे दिया अपने समझने के लिए। ठीक है, तुम लोग कुछ भी नाम दे सकते हो XYZ, बट मैंने M1 दे दिया है।
तो M2 कितना होगा, मतलब दूसरा पार्ट कितना होगा? अगर 12 लाख का मशीन का एक पार्ट 80,000 है तो दूसरा कितना होगा? 11,20,000। 11,20,000, ठीक है। मतलब 12 लाख माइनस 80,000। अच्छा, अब बोल रहा है ये जो है ये 45,000 में बिक गया है। कब? इस दिन को। मतलब कौन सा मशीन बिका है? ये जो 80,000 वाला है, ये मशीन इस दिन पे सोल्ड आउट हो गया, ठीक है। वो भी कितने में? 80,000 में। सॉरी, 80 नहीं, क्या लिखा था? 40, ठीक है। 45,000 में बिक जाएगा। एंड न्यू मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 1,58,000 वाज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। और इसी डेट पे एक मशीन भी परचेज हुआ है 1,45,000 से, ठीक है, ये डेट पे। सॉरी, 1,58,000, अपने मन से लिख दिया मैंने, देखो 1,58,000। अब बोल रहा है कि द कंपनी हैज अडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग 10% डिप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 10% पर एनम WDV से चार्ज होगा, ठीक है। तो वो मैंने ऊपर लिख दिया। अब हम लोग को बोला है सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 से लेके 22। मतलब 22 कौन सा है? ये वाला, ये देखो, 31 मार्च 2022, 20 से लेके 22, मतलब पूरा ही बना के देना है मुझे। 31 मार्च 20 भी बनाना है, 21 भी, 22 भी बनाना है, ये मुझे बना के देना है। क्या बना के देना है? बोला है कि नेसेसरी लेजर, मुझे लेजर का नाम कुछ नहीं बोला है, बोला नेसेसरी लेजर बना के दो। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन्ड है तो क्या होगा? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड है तो क्या होगा? तो नेसेसरी लेजर में क्या होगा? देखो, लेजर तो हमारा जर्नल के ऊपर होता है ना, हम लोग जो जर्नल करते हैं उसी के हिसाब से हमारा लेजर होता है। तो अब यहाँ पर जर्नल क्या होगा? परचेस करने का जर्नल होगा, फिर उसके बाद जो है डिप्रिसिएशन का होगा। तो क्या क्या अकाउंट बनना चाहिए? देखो, एसेट परचेस होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश हो, तो बैंक कैश का लेजर बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए नेसेसरी लेजर बोला है। तो ऐसा नहीं है कि हमें लेजर नहीं बोला है तो हम लोग सारा लेजर बना लेंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सारा लेजर बना के करोगे क्या? तो हम लोग नेसेसरी लेजर में से क्या बनाएंगे? एक तो एसेट का अकाउंट बना लेंगे, एक जो है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे जब हम लोग प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करेंगे, और जब नहीं करेंगे सिर्फ मशीन वाला ही बना के दिखाएंगे, क्योंकि मशीन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हैं तब हमारा लेजर होगा तो होगा क्या? ये देखो ना, एक फिक्स्ड एसेट का लेजर होगा, एक बैंक का लेजर होगा, एक डिप्रिसिएशन का होगा, और एक पीएल का होगा। जिसमें से डिप्रिसिएशन, पीएल और बैंक ये तीनों इररेलेवेंट है, इसमें कुछ भी वैसा खास नहीं होता है। हम लोग इसीलिए सिर्फ फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो फिक्स्ड एसेट का। अब हम लोग पहला आंसर करेंगे जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन होगा। तो पहले हम ना वर्किंग नोट बना लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर मशीन का नाम देंगे, मेरा 3 मशीन हम बना लेंगे, एक मशीन 1, एक मशीन 2 और एक मशीन 3, ठीक है। मशीन 1 जो है उसका कॉस्ट कितना मान लेते हैं? 80,000, ठीक है। और ये जो है ये एक सेपरेट हो गया 11,20,000, और ये परचेज हुआ है 1,50,000, ये बाद में हुआ है तो वो नीचे की तरफ लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेट कौन सा है? 1/4/19, इस डेट पे क्या हुआ है? परचेज हुआ है, ठीक है। ये वाला और ये वाला दोनों साथ साथ, ठीक है, ये सेम डेट पे ही परचेज हुआ है। तो अब डिप्रिसिएशन कब लगेगा? तो ये ड्रॉ देख के कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर मशीन खरीदे हैं, अब हम लोग ऐसे जा रहे देखो बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सीधा 31 मार्च 20 आता है, और इस डेट पे हम लोगों ने डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो हम यहाँ पर कर देंगे 31 मार्च 20 में डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 80,000 वाले मशीन पे और 11,20,000 वाले मशीन पे डिप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होता है समय के हिसाब से, तो एसिड का कॉस्ट पे होता है और टाइम के हिसाब से होता है, और जो रेट दिया हुआ रहता है। तो समय तो 12 महीना हो रहा है, क्योंकि 1/4 से लेके 31 मार्च तक चल रहा है, 12 मंथ्स का। 10% के हिसाब से, WDV के हिसाब से कितना डिप्रिसिएशन हो जाएगा? 8,000 और 8 11,200। 11,000 ना 1,00,000? 1,12,000। 1,00,000 है 12,000। 1,12,000, ठीक है सर। तो ये वाला माइनस करके देखो कितना आ रहा है वैल्यू, ये तो 72 आ जाएगा, वो वाला मुझे बता दो। 10,08,000। 10,08,000,
ठीक है, ये कब का वैल्यू हो गया, 1420 का वैल्यू हो गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम लोग ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सीधा 31 मार्च 21 को आके डिप्रिशिएशन लगेगा। ठीक है, तो 31 मार्च 21 को डिप्रिशिएशन लगाएंगे। ठीक है, अब डिप्रिशिएशन कैसे लगेगा, वही 10%। देखो कितने महीने का लगा, 12 महीने का। ठीक है, यहाँ पर ये लिख देते हैं ताकि जब देखोगे तो समझ जाओगे। वैसे समझ जा रहे हो तुम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 मंथ्स का, और यहाँ पर भी 12 मंथ्स का लगेगा, तो 12 मंथ्स का, लेकिन WDV है तो अब 72,000 पे लगेगा। बोलो कितना हो जाएगा, 72,000 पे 10% और इस पे 10%, तो ये तो 7200, और इधर वाला 100800। 800। ठीक है सही था, तो कितना आ रहा है, हम 9,07,200। 9,07,200। আর এইটা 64 নাকি, কত আসছে এটা? 64,800। ঠিক আছে তাহলে, अच्छा ये हो गया। ये कब का वैल्यू है, 1421 का वैल्यू हो गया। ठीक है, दोनों के लिए सेम डेट ही एप्लीकेबल हो रहा है और सेम टाइम पीरियड भी चल रहा है। अब थोड़ा सा अलग होगा, अब ऐसे जा रहे थे 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 जा रहे थे, यहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ। क्या हुआ ट्रांजैक्शन, ये 80,000 वाला मशीन बिक गया और एक परचेज हुआ। तो पहले बिक गया उसको देख लेते हैं। बिक गया है 45,000 में, तो बिकने के पहले ये मशीन हमारे साथ जितने दिन था उतने दिन का डिप्रिशिएशन लगा देंगे। ठीक है, तो अब डिप्रिशिएशन कब लगेगा, 1 अक्टूबर 21 को। तो 1 अक्टूबर 21 को डिप्रिशिएशन लगाएंगे। बोलो डिप्रिशिएशन कितने समय का लगेगा, पहले ये बता दो। 1 अक्टूबर 21 तक का डिप्रिशिएशन लगेगा, अब कितना समय होगा, 6 months। 6 मंथ्स हो रहा है या क्या हो रहा है, देख लेते हैं एक सेकंड। हाँ, इसको 12 लिख रहे हैं। अच्छा, ये मेरा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का लगाओगे तो कितना लगाओगे, बोलो तो सीधा 5% लगा दो। मतलब 10% इंटू 6/12 नहीं करके 5% लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा ना। क्योंकि देखो तुम लोग क्या करोगे, करने से ऐसे करोगे, 10% इंटू 6/12। ठीक है, तो ये 6/12 मतलब 2, तो ये 5% हो जाता है ना, तो 5% लगाओ, आंसर आ जाएगा। बोलो कितना आ रहा है, 3240। 3240। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वैल्यू कितना बच रहा है, 1 अक्टूबर 21 को डिप्रिशिएशन लगने के बाद वैल्यू कितना बच रहा है, 61,560। 61,560। ठीक है, और बेचा कितने में, 45,000 में बेच दिया है, 45,000 में। बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है, हम प्रॉफिट। প্রফিট। তোমার জন্য যে মেশিনটা Loss। লস লস। না, 61,560 জিনিসটা তুমি 45 এ বেচে দিচ্ছ, তো লস। বলো লস कितना है, 16,560। अच्छा तो ये हो गया मेरा लॉस। और यहाँ लगा देते हैं क्रॉस, ये मशीन और हमारे पास है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारे पास से चला गया। ठीक है, और इसी दिन हम लोगों ने एक और मशीन परचेस किया है 1,58,000 का, तो वो लिखेंगे 1/10/21 में परचेज हुआ है 1,58,000 का मशीन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, अब आ गया 31 मार्च 22। अब हमें लगाना है डिप्रिशिएशन। तो अब कौन कौन से मशीन पे डिप्रिशिएशन लगेगा, जो मशीन मेरे पास है, तो कौन सा है, मशीन 2 और मशीन 3। तो मशीन 2 पे डिप्रिशिएशन लगाएंगे। तो ये कब का वैल्यू था, ये था 1421 का। अब हमारा डिप्रिशिएशन लगेगा 31 मार्च 22 का, 12 मंथ्स का लगेगा इस पे। तो बोलो कितना हो जाएगा, 12 मंथ्स का मतलब 10%, 10% होने से 90720 होगा मेरे हिसाब से। माइनस करके वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, हम 8,16,480। 816,480। ठीक है, और ये जो मशीन और एक मशीन है उस पे भी डिप्रिशिएशन लगेगा 31 मार्च 22 का। ठीक है, लेकिन इस पे कितने समय का लगेगा, अक्टूबर से लेके मार्च तक का। तो अक्टूबर से मार्च कितना होता है,
6 मंथ्स ही होगा। देखो अगर ये 6 मंथ्स है तो ये नहीं भी काउंट करोगे तो पता है 6 मंथ्स ही होगा, पूरा तो 12 मंथ्स होता है। तो इस पे 5% लगा दो, आंसर आ जाएगा। कितना होता है? 7900। अच्छा 7900, और माइनस करने से कितना आ रहा है? 150100। 1,50,100, ठीक है। बस ये बन गया। अब हम लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं। प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करो या फिर बिना मेंटेन करके बनाओ, दोनों से ये हमें हेल्प करेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा तब क्या बनेगा? सिर्फ मशीनरी अकाउंट बना के हम दिखाएंगे। तो मशीनरी और डेट वेट तुम लोग लिख लेना, हम सिर्फ मेंटेन करेंगे, ठीक है। कॉलम का उतना नाम नहीं देंगे। तो सबसे पहले 1419 में मशीन परचेज हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1419 टू बैंक, ठीक है। कितने का मशीन परचेज हुआ है? मशीन परचेज हुआ है टोटल 12 लाख में लिखा हुआ है, तो तुम लोग 12 लाख टोटल भी लिख सकते हो, अलग अलग करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये 12 लाख का मशीन लिख दिया, और डिप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2020 को, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बाई डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन हम लोग का कितना हो जाएगा? अगर हम लोग टोटल में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो टोटल में डिप्रिसिएशन कितना होगा? तो 31 मार्च 20 को कितना डिप्रिसिएशन लगा, इधर एक कॉलम बना सकते हो यहाँ पर टोटल का, और आंसर दिखा सकते हो। जैसे 31 मार्च 20 को डिप्रिसिएशन हुआ है 8,000 और 1,12,000, बोलो कितना होगा? इसको सेपरेट कर दो, इसको वर्किंग नोट 1,20,000। जरूरत पे 2 कर दो। हाँ 1,20,000, 1,20,000 डिप्रिसिएशन का टोटल कर दिया, ठीक है। टोटल यहाँ पर लिख देते हैं, डिप्रिसिएशन का कर रहे हैं 1,20,000, तो यहाँ पर लिख दो 1,20,000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी, तो बैलेंस कितना होगा? तो डिप्रिसिएशन टोटल का और बैलेंस का भी कर दे। तो डिप्रिसिएशन का टोटल, और सिर्फ टोटल लिख देते हैं, बैलेंस का भी कर देंगे, डिप्रिसिएशन का भी कर देंगे। तो ये डिप्रिसिएशन का हो गया। टोटल बैलेंस का करो 72,000 और 10,08,000, कितना होगा? ऐसे लिख देते हैं। ये दोनों का टोटल करो तो बैलेंस का टोटल आ जाएगा, या फिर माइनस करके भी निकाल सकते हो, वो बात अलग है। कितना आ रहा है? हम 10,80,000 टोटल कर ले। 10,80,000, ठीक है। ये देखो ये दोनों मिला के 10,80,000। और या फिर चाहो तो यहाँ बैलेंस भी कर सकते हो, क्योंकि वर्किंग नोट से कर रहे हैं तो इसीलिए हम वहां से ही दिखा दे रहे हैं तुम लोग को कैसे होगा। अब ये दोनों साइड मैच हो जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस करके करते 12 लाख से 1,20,000 तो भी वही आंसर आता, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 लाख। अब ब्रॉट डाउन करो 1,420 में टू बैलेंस बीडी, सॉरी 12 लाख लिख दिया गलती से, 10,80,000, ठीक है। अब 31 मार्च 2021 को बाई डिप्रिशिएशन, 31 मार्च 2021 को डिप्रिशिएशन, 31 मार्च 2021 को बोलो ये 7,200 और 1,08,000 कितना हो जाएगा? 108, 1,08,000। हाँ 1,08,000, 1,08,000 बाई बैलेंस। अब इसका बैलेंस भी टोटल करके ही निकाल लो, ठीक है। बैलेंस करके भी निकाल सकते हो बट टोटल करके निकाल लो। ये 64,800 और 90,7200 कितना होगा? 9,72,000। 9,72,000, यहाँ पर लिख दिया 9,72,000, ठीक है। तो टोटल करने से उतना ही आ जाएगा। फिर ब्रॉट डाउन होगा 1,421 टू बैलेंस बीडी 9,72,000, ठीक है।
अच्छा, ये 1421 में हम लोग पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर को एक परचेज भी हुआ है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को एक परचेज हुआ है, वो भी एंट्री कर लेंगे टू बैंक बोल के 1,58,000। ठीक है, अब जो सेल हुआ है उसका हमें अलग से यहाँ दिखाना है। तो अब यहाँ पर 1 अक्टूबर 21 को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बाई डिप्रिसिएशन। जो मशीन बेच दे रहे हैं, ठीक है, सोल्ड आउट वाला मशीन, उस पे डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है, तो उस पे डिप्रिसिएशन 3240 लग रहा है। ये देखो 3240 डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जब हम लोग बेचने गए तो हमें कितना पैसा मिला, तो उसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल डेबिट, क्योंकि लॉस हुआ है टू मशीन, तो इसीलिए मशीन अकाउंट में बाई बैंक बाई पीएल होगा। ठीक है, तो बाई बैंक हो जाएगा हम लोगों का 45,000 और बाई पीएल हो जाएगा 16,560। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑन सेल, और ये वाला लिख लिया। अब हमारे पास दो मशीन पड़ा हुआ है जिसका हमें डिप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा, एक M2 एक M3। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च 2021 बाई डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन का टोटल करना पड़ेगा। तो अब टोटल कौन कौन से वाले का होगा, 21 का नहीं, अब तो 22 का लगना चाहिए ना, 22 में ईयर एंड होगा तो 22 का होगा। 22 का 90 720 और इधर 7900, तो यहाँ पर लिख देते ब्रैकेट में 90 720 और 7900 कितना होगा दोनों का मिला के डिप्रिसिएशन। क्योंकि हम लोग ओवरऑल लिख रहे हैं तो मैंने वही दिखा दिया यहाँ, और कॉलम में होगा नहीं ऐड, इसीलिए क्योंकि वो थोड़ा नीचे लिखते तो यहाँ ऐड कर सकते थे, तो ये हम यहाँ पर ऐड करके दिखा रहे हैं। बोलो कितना आएगा। 98,620 98,620 98,620 और बाई बैलेंस CD। ठीक है, अब बैलेंस में क्या क्या लिखोगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का टोटल, तो ये दोनों का टोटल करो। हम तब तक डेटा नीचे लिख रहे हैं 8,16,480 1,50,100 8,16,480 1,50,100। बोलो कितना होगा। मैम 9,66,580। 9,66,580। अब दोनों साइड मेरा मैच हो जाना चाहिए, तो तुम लोग इधर वाला टोटल करो कितना हो रहा है, हम इधर वाला कर देते हैं। तो ये 3 0, मैम 11,30,000। आ गया। ठीक है, मैच तो होना ही था, क्यों नहीं होगा, होना तो चाहिए। देखो, क्योंकि यहाँ पर मेरे दो मशीन का बैलेंस है, जिसमें ये देखो यहाँ पर है मशीन 1 मशीन 2 का बैलेंस वैल्यू, यहाँ पर है मशीन 3 नया खरीदा गया। अब मशीन 3 का डिटेल्स क्या है, देखो मशीन 3 इतने में खरीदा था, उस पे डिप्रिसिएशन कितना लगा मशीन 3 पे, आई थिंक ये वाला लगा है 9,7900। ये देखो ये 7,900 उसका डिप्रिसिएशन दिखा दिया, और उसका बचा हुआ वैल्यू दिखा दिया ये वाला 1,50,100। ठीक है, और यहाँ पर जो M1 था, M1 का क्या कंडीशन हुआ, M1 पे डिप्रिसिएशन इतना लगा, फिर M1 को इतने में बेच दिया और इतने का लॉस पेयर कर लिया, हो गया। तो M1 का बचा हुआ वैल्यू इस तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, देखो तुम लोग अगर इसको टोटल करोगे ना, इसको टोटल करने से तुम लोग को M1 का वो वैल्यू मिल जाएगा जिस वैल्यू पे ये, मतलब जो वैल्यू ईयर एंड में आया और हम लोगों ने बेचना स्टार्ट किया। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं, ये देखो 45,000, ये तीनों को एक बार टोटल करने से हम समझा देते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। 3840 45,000 और 16,560। ठीक है, तो टोटल हो रहा है 64,800। तो यहाँ पर M1 का जो बैलेंस वैल्यू था ना, ये जो 972,000 ऐड हुआ, ये इसमें 64,800 ऐड हुआ है। ये देखो, ये देखो 64,800। तो इसका कंडीशन क्या हुआ, इतना डिप्रिशिएशन, इतना कैश रिसीव किया, और बाकी जो नहीं रिसीव हुआ वही तो मेरा क्या हो गया, लॉस। मतलब मेरा इतने का एसेट था, मैंने डिप्रिश इतना यूज किया तो उसका वैल्यू मेरे हिसाब से इतना, बट मुझे इतना मिला तो इतना लॉस। तो वही पूरे वैल्यू का ये तीन कंडीशन होता है, पैसा कुछ रिकवरी हुआ वैल्यू, जो नहीं हुआ वो लॉस। ठीक है, इस तरीके से ट्रीट होता है। तो अच्छा, मुझे तो ये हटाना था, ये हटा देते। ठीक है,
तो यही हम बोल रहे हैं कि मैंने अगर M1 का कंडीशन यहाँ दिखा दिया, ठीक है, M3 का मेरा यहाँ पर फुलफिल हो गया यहाँ और यहाँ मिला के, और M2 का भी फुलफिल इसी तरीके से हुआ M3 के हिसाब से डिप्रिशिएशन, और तो मेरा मैच तो होना ही था, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा अकाउंट बन गया जब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, यानी आंसर ए कर लिया, ठीक है। और अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तब कैसे होगा, देखो यहाँ पर मशीन अकाउंट बनेगा, क्योंकि एंट्री क्या होता है, मशीन परचेस का एंट्री तो सेम वही होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है। तो मशीन का एक लेजर बनेगा और एक हम लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, और क्योंकि एसेट सोल्ड आउट हो रहा है तो फिर हम लोग जो है मतलब एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बनाएंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे मशीनरी डिस्पोजल, क्योंकि एसेट का नाम हम लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी डिस्पोजल। तो एंट्री क्या होगा, तो इसमें तुम लोग सोच सोच के मुझे बोलो। सबसे पहले जब एसेट परचेस होगा तो सेम एंट्री होगा जैसे होता है, ठीक है। 1419 को फिक्स्ड एसेट अकाउंट मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यहाँ पर लिखेंगे। ₹12 लाख। अब जब डिप्रिशिएशन लगेगा तो क्या एंट्री होगा, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, फिर से सोचो 12 लाख का खरीद लिया एसेट, फिर ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, ईयर एंड आ गया, डिप्रिशिएशन लगेगा। तो अब डिप्रिशिएशन का एंट्री सोचो, हम लोग प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो क्या होता है, मैम डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन है प्रोविजन। बाय डेप्रिसिएशन। हाँ तो डिप्रिशिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन में लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन, कौन सा डेट रहेगा 31 मार्च 20, ठीक है, बाय डिप्रिशिएशन। और टोटल में कितना होगा, प्रीवियसली लिखा था ना वहीं से देख देख के लिख लेते हैं 1,20,000, ठीक है। सेम अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना, उसमें तो कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। अब देखो मेरा ये ईयर एंड हो जाएगा, अब ईयर एंड होगा तो मुझे अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो पहले मशीन अकाउंट क्लोज करेंगे, तो मशीन अकाउंट कैसे दिखेगा, ये 31 मार्च को क्लोज होगा जो कि ईयर एंड वाला डेट है, और यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD। और यहाँ पर हो जाएगा ये 20 ही रहेगा, ठीक है, ईयर एंड का क्लोजिंग हो रहा है। तो फिर प्रोविजन डिप्रिशिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस CD। अब बैलेंस जो रहता है वो ब्रॉट डाउन होता है, तो ब्रॉट डाउन करो 1420 में टू बैलेंस BD 12 लाख, और इधर भी हो जाएगा, ये ब्रॉट डाउन इधर आएगा 1420 में बाई बैलेंस BD 1,20,000, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग का फिर से हम लोग ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, फिर से डिप्रिशिएशन लगेगा 31 मार्च 21 को, फिर से सेम एंट्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 31 मार्च 20 को, सॉरी 21 को, बाय डेप्रिसिएशन। हाँ ठीक है।
तो यहाँ पर बाई डेप्रिसिएशन, और अमाउंट बोलो वहां से देख के बोलो, अभी जो बना है ना वहीं से देख के बोल दो। 1,20,000 उसके बाद लगा था, हाँ 1,08,000 लगा था। और ये क्लोज भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर पहले क्लोज कर लेते, बोलो ये टोटल कितना आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं यहाँ पर। 2,28,000। 2,28,000, और यहाँ पर 31 मार्च 21 को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस CD 2,28,000, और यहाँ पर लिख देंगे 2,28,000, और इसको साथ ही साथ ब्रॉट डाउन भी कर लेते हैं, 1,421 को लिख लेते हैं बाई बैलेंस PD 2,28,000। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये कैसे क्लोज होगा, तो ये ऐसे क्लोज होगा कि मेरे पास कितने का एसेट है, 12 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया पता है, अभी मेरे पास 12 लाख का टोटल एसेट है। ठीक है, हाँ उसमें से एक 80,000 का है, वो मुझे पता चल गया, बट अगर ओवरऑल पूछो तो 12 लाख का एसेट है। बट वो जब खरीदा था तब 12 लाख का था, लेकिन अभी उस एसेट का वैल्यू कितना हो गया पता है। तो कैसे पता करोगे, 12 लाख से अगर 2,28,000 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा। 2,28,000 क्या है, अब तक लगने वाला टोटल डिप्रिसिएशन का अमाउंट। ठीक है, तो 12 लाख से माइनस करो 2,28,000, देखो कितना आता है, तुम लोग बताओ मुझे कितना आता है, फिर तुम लोग को एक चीज दिखाते हैं, बोलो 9,72,000। 9,72,000, ये देखो ईयर 2 में मशीन का बैलेंस 9,72,000, समझ में आया। हाँ मैम। ठीक है, तब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एसेट सोल्ड हो रहा है, अब एसेट बिकेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ तक तो ठीक था। अब हम लोग जा रहे थे 1 अक्टूबर 21 में एक एसेट बिका, एक एसेट खरीदा गया। ठीक है, तो जो खरीदा गया उसका एंट्री तो आसान है, उसको यहाँ पर लिख देंगे, ये ब्रॉट डाउन कर लेना चाहिए था, तो ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, टू बैलेंस BD 12 लाख। ठीक है, और खरीदा कब, 1 अक्टूबर 21 को टू बैंक, तो कितने का खरीदा, 58,000। 1,58,000 का खरीदा। ठीक है, ये एंट्री कर लिया। अच्छा, अब इस डेट पे और एक एंट्री करेंगे कि एसेट बिका। अब जब एसेट डिस्पोज हो रहा है तो हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसका एंट्री मैंने सिखा दिया है। सबसे पहले बिकने वाले एसेट को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो डिस्पोजल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है वो लिखा नहीं, वो लिख देते, उसके कॉस्ट में ट्रांसफर करना है, ओरिजिनल कॉस्ट में। ठीक है, तो कौन सा वाला एसेट बिक रहा है, जो एसेट बिक रहा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, ये ड्रॉ मुझे बताएगा, बोलो कितना है। 80,000। 80,000, तो अब एंट्री पास करो, एसेट चला जा रहा है तो एसेट क्रेडिट होगा, फिक्स्ड एसेट, और कौन से अकाउंट में, अकाउंट के थ्रू से हम लोग इसका एंट्री पास करेंगे, एसेट डिस्पोजल, यहाँ पर नाम है मशीन डिस्पोजल, तो एंट्री क्या हो जाएगा, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे टू मशीन बोल के, टू मशीनरी कितना हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट में दिखाना है 80,000। अब जैसे टू मशीनरी लिखा तो यहां पर आ जाना चाहिए, क्रॉस पोस्टिंग में कितना आना चाहिए, बोलो, बाई बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, और ये 80,000। एंट्री, हाँ 80,000, और ये यहाँ पर आना बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि मेरे पास 12 लाख का मशीन है, 1,58,000 का मशीन है, लेकिन 12 लाख में जो 80,000 है वो चला जा रहा है, अगर वो चला जाएगा तो वो बाई साइड में आएगा, तभी ना मेरा कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और तभी हम निकाल पाएंगे कि अभी मेरे पास कितने रुपए का मशीन पड़ा हुआ है। मुझे एक चीज बोलो, अगर मुझे ओरिजिनल कॉस्ट ढूंढना है, तो अगर मेरे पास सिर्फ 12 लाख ये वाला मशीन बिक जा रहा है, तो मेरे पास जो मशीन पड़ा हुआ है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा, ये वाला प्लस ये वाला। अभी मेरे पास जो मशीन पड़ा हुआ है इस डेट पे, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा, 11,20,000 प्लस 1,58,000 मिला के जितना होगा, तो कितना होता है देखो, और 12,78,000।
तो इसका मतलब क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो 12 लाख जितना, कितना बोला, 12,78,000 उतना आना चाहिए। ठीक है, चेक करके देखो उतना आ रहा है कि नहीं। है मैम। आ रहा है, ठीक है। कंसेप्ट 13 समझ में, अच्छा 13,58,000 बोलो, लाख ये कंसेप्ट समझ में आया कि क्यों ये दोनों का टोटल का बैलेंस मेरा यहाँ पर दिखना चाहिए। है मैम। ये मेरा बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो हाँ, जो एसेट बिकने वाला है उसको मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया और जो मशीन अकाउंट है वहां से हटा दिया और मशीन का बैलेंस दिखा दिया। अब ये दोनों अकाउंट का काम बाकी है। अब जो एसेट बेचा वो कितने में बेचा, तो जो एसेट बेचा उसको हम लोगों ने 45,000 में बेचा। तो अब देखो एंट्री क्या दिख रहा होगा तुम लोग को यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। तो एसेट डिस्पोजल में बाई बैंक और बाई पीएल आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते 11021 में बाई बैंक कितने का एसेट मिला, बेचा 45,000। हाँ, और लॉस कितना हुआ 16,560। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना वहां पर, वहीं से देख के लिख देना है 16,560 का लॉस है। बट दोनों साइड अभी मैच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हम बताते हैं। ये 80,000 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 80,000 लिख के रखते हैं। बैलेंस करोगे तो अमाउंट आ जाएगा, बट हम लॉजिकली समझाना चाहते हैं कि अमाउंट क्या आएगा, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ही रहने दो, अब समझ में आएगा कि क्या होगा। अब मेरे पास यहाँ पर डिप्रिशिएशन दिख रहा है 2,28,000। ये कब तक का डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ था पता है, अब ये यहाँ तक का हुआ था। अब जब हम लोग जो एसेट बेचने जा रहे हैं वो एसेट को हम लोगों ने 6 मंथ्स यूज किया, तो उसका डिप्रिशिएशन लगना चाहिए। तो उसका डिप्रिशिएशन का एंट्री क्या होगा, वही सेम, डिप्रिशिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट में 1 अक्टूबर का जो मेरा एंट्री आएगा वो कुछ ऐसा होगा, बाई डिप्रिशिएशन बोल के कितना हो जाएगा 3,240। ठीक है, और इसके बाद क्योंकि ये डिप्रिशिएशन अकाउंट है तो हम उसके हिसाब से सोच रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिप्रिशिएशन कब लगेगा 31 मार्च 22 को, और यहाँ पर मेरा 2 मशीन का डिप्रिशिएशन लगेगा M2 और M3, जिसका टोटल मुझे पता है ये होगा 98,620। ठीक है, यहाँ से किया हुआ है तो लिख रहा है, नहीं किया हुआ होता तो अभी ऐड करना पड़ता, तो अब लिखा हुआ है तो वो अमाउंट हम यहाँ से ले लेंगे। तो 31 मार्च 22 का यहाँ पर मेरा बाई डिप्रिशिएशन बची हुई मशीन का बन जाता है 98,620। ठीक है, तो अब ये अगर हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है एक बार देखो तो। $3,29,860। 3,29,860 ये हो गया टोटल ऑफ डिप्रिशिएशन किसका, हर वो मशीन जो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। और ये टोटल डिप्रिशिएशन कब है, जब से मशीन खरीदा गया तब से लेके अगर कोई मशीन बिक गया है तब तक। मतलब अगर हम मशीन 1 का डिप्रिशिएशन बोले तो मशीन 1 का मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का लगा हुआ है, और मशीन 2 का अगर बोले, मशीन 2 का तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लगा हुआ है, और मशीन 3 का अगर बोले, इसको मशीन 3 नाम दे देते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिप्रिशिएशन मेरा उस जगह पे दिख रहा है। लेकिन अब मुझे क्या सोचना है कि जो मशीन मेरा बिक गया उसका डिप्रिशिएशन मुझे हटा देना चाहिए, क्योंकि वो और एक्यूमुलेट कैसे होगा, आगे जाके एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो जो मशीन बिक जा रहा है उसका डिप्रिशिएशन कितना है टोटल बोलना है। मतलब जब से वो मशीन खरीदा गया तब से लेके जब बिका तब तक उस पे कितना डिप्रिशिएशन लगा, कैसे निकालोगे, 8,000, 7,200, 3,240, ये तीनों का टोटल करने से ही पता चलेगा। बोलो कितना हो रहा है। 18,440। 40। अब टोटल में क्यों हटा रहे, क्योंकि ये अकाउंट तो मुझे टोटल ही बताता है, तो मुझे हटाना है तो टोटल ही हटाना है, क्योंकि मेरे पास M1 का टोटल डिप्रिशिएशन ही इसी अकाउंट में पड़ा हुआ है। जैसे 1,20,000 में M1 का वैल्यू पड़ा हुआ है, 1,08,000 में भी M1 का वैल्यू पड़ा हुआ है, और ये भी M1 का वैल्यू है। तो मुझे ये तो प्योरली M1 है, इसमें M1 प्लस M2 है और इसमें M1 प्लस M2 है। तो ये हर एक मिक्सअप में M1 का वैल्यू मुझे पूरा हटा देना है। ठीक है, तो जो कि पूरा वैल्यू मेरा आ चुका है कितना 18,440। ठीक है, तो अब डिप्रिशिएशन जब चार्ज करते हैं तो हम लोग लिखते हैं बाई डिप्रिशिएशन बोल के प्रोविजन अकाउंट में, और जब हट
पड़ेगा डिस्पोजल अकाउंट में। जो मशीन डिस्पोज हो जाएगा उसका डिस्पोजेबल डिप्रिशिएशन भी मुझे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब देखो इधर से मुझे हटाना है तो मुझे इधर ही लिखना पड़ेगा, इधर लिखने से तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 21 में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टू मशीन डिस्पोजल, ठीक है, टू मशीनरी डिस्पोजल। जो एसेट मेरा बिक जाएगा उसका टोटल डिप्रिशिएशन अब तक जो रिकॉर्ड हुआ तो वो पूरा का पूरा मुझे हटा देना है, तो पूरा का पूरा हटा देंगे। अब यहां पर क्रॉस पोस्टिंग में क्या आ जाएगा, बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ये हो जाएगा 18,440, और इधर का अगर टोटल करोगे तो 80,000 ही होगा, चेक करके देख सकते हो। 45,000 प्लस 16,560 प्लस 18,440, ये देखो 80,000। अब इस अकाउंट को कैसे याद रख सकते हो, इसका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि मेरा ये मशीन मैंने इतना यूज किया, ये मुझे यूज बताता है कितने रुपए का यूज किया, ये मुझे बताता है कितने का मैंने सोल्ड आउट किया, और ये मुझे बताता है कि बेचने पे मैंने प्रॉफिट कमाए कि लॉस कमाए। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या लिखा जाता है, एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट लिखा जाता है, कितने रुपए का एसेट यूज हो गया वो लिखा जाता है, कितने रुपए से एसेट बेचा गया वो लिखा जाता है, और बेचने पे प्रॉफिट लॉस क्या हुआ वो लिखा जाता है। बस ये 3 चीज लिखा जाता है, कितने रुपए का यूज किया, कितने का बेचा, और बेचने पे क्या प्रॉफिट और लॉस आया। तो वैसे भी सोच सकते हो, तो यहां से ये क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, ये भी सोच सकते हो, या फिर अगर हम लोग ऐसा सोचे कि टोटल डिप्रिशिएशन को यहां से हटा रहे हैं तो फिर उसका क्रॉस पोस्टिंग ये हो रहा है, जैसा सोचना चाहो सोच सकते हो। अब ये जो मेरा अकाउंट है, इस अकाउंट में मेरा बैलेंस कितने का दिखेगा, 22 में। जो मशीन्स मेरे पास पड़े हुए वो सारे मशीन्स का खरीदने के डेट से लेके जब तक आज की डेट तक का टोटल डिप्रिशिएशन मेरा यहाँ पर दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर टू बैलेंस CD लिख देंगे, मेरा जितना आएगा। तो देखो टोटल तो 3,29,860 है, बैलेंस करने से तो, बट हम थोड़ा सा सिखा देते हैं, देखो हम क्या कहना चाह रहे क्या आएगा। तो मेरा डिप्रिशिएशन कितना आना चाहिए, M1 का कोई भी डिप्रिशिएशन मेरा उस अकाउंट में अब और नहीं दिखने वाला, तो मेरा M2 M3 का सारा डिप्रिशिएशन दिखेगा। तो M2 M3 का क्या क्या डिप्रिशिएशन दिखेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये 4 वैल्यू को ऐड करके देखो जितना आ रहा है उधर बैलेंस करोगे तो भी उतना ही आएगा। तो हम दिखा देते हैं, ये देखो 1,12,000 प्लस 1,08,100, ठीक है, प्लस 90,720 प्लस 7,900, मतलब 3,11,420, ये टोटल डिप्रिशिएशन दिखेगा, जो कि M2 और M3 का स्टार्टिंग डिप्रिशिएशन से लेके टिल द डेट, मतलब अभी तक का जो दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर मेरा 3,11,420 का ही बैलेंस आना चाहिए, बाकी इसके साथ 18,440 ऐड करने से ही पता चल जाएगा कि बैलेंस सही आया कि नहीं, बिल्कुल सही आया, ठीक है। तो लेजर बैलेंस से तो आ ही जाएगा, बट कंसेप्ट के साथ हमें सीख लेना चाहिए। तो ये मेरा कंसेप्ट जो है ये इतना ही मुझे बताना था। बोलो क्या ये समझ पाए हो तुम लोग? है मैम। हाँ मैम। ठीक है फिर। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट जो है हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग कर सकते हैं। चलो अब हम लोग इलास्ट्रेशन 9 देखते हैं। अच्छा, इलास्ट्रेशन 9 में क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि A firm purchased second-hand machine on 1st Jan 19 for 3 lakhs, subsequent to which 60,000 and 40,000 were spent on its repair and installation, respectively. On 1st July, another machine was purchased for this one. On 1st July 21, first machinery has become outdated and auctioned for 3 lakh 20, and on the same date, another machine was purchased for 2 lakh 50. 1st July, second machinery was sold off and fetched 2 lakh 30. Depreciation was provided on machine 10% original cost। अच्छा, जो भी है यहाँ जो भी स्टोरी है वो ड्रॉ कर लेंगे। डिप्रिशिएशन कैसे लगना है, 10% ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन दिया है, तो ये तो इतना कुछ बोला है जिसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि कब कब क्या डिप्रिशिएशन लगाना है, और उसके साथ साथ हम लोग वर्किंग नोट भी बना के रेडी करेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है ए फर्म परचेज्ड ए सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1st Jan 19।
1 Jan 19 में परचेज हुआ है 3 लाख से। अच्छा, इसके बाद सब्सिक्वेंट विच 60,000 एंड 40,000 स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। तो 60,000 और 40,000 को क्या करना चाहिए? ऐड। ऐड, ठीक है, रिपेयर और इंस्टॉलेशन के वजह से, ठीक है, ऐड होना चाहिए। ऐड होने से मशीन के कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि देखो मशीन को यूज करने के पहले मशीन के ऊपर जो भी खर्चा करोगे, चाहे वो सेकेंड हैंड मशीन है, न्यू मशीन, वैसे न्यू मशीन पे नहीं होता है, इंस्टॉलेशन तो हो ही सकता है, रिपेयर नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि ओल्ड मशीन है, सेकेंड हैंड है, तो फिर रिपेयर मांग रहा है, तो फिर 3 लाख और ये हो गया 4 लाख। तो मशीन का एक्चुअली कॉस्ट हम लोग का हो जाता है 4 लाख, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बोल रहा है कि 1 जुलाई 20। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, अगर ये जैन में स्टार्ट हो रहा है तो इसका ईयर एंड मुझे कब मानना चाहिए? दिसंबर। December दिसंबर। 19। हाँ, तो ये ईयर एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 19। उसके बाद का ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 20। कब तक करें, देखते हैं क्या बोला है। ऑन 31 दिसंबर। अच्छा, 31 दिसंबर बनाना है, बोल ही दिया है। कब तक का बनाएंगे? जब तक का इंफॉर्मेशन है। तो 1 जुलाई 22 तक का इंफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, तो फिर 20, 19, 20, 21 और 22 भी मुझे बना लेना चाहिए, तो सभी बनेगा इसका मतलब, ठीक है, ऐसे करके कर दिया। लिख लेते, जितना दरकार लगेगा लगेगा, अगर ज्यादा कर दिया है तो हटा देंगे, मुझे नहीं लगता ज्यादा किया, बाकी पढ़ के देखते हैं। तो बोला है 1 जन को खरीदा, फिर ये खर्चा लग गया। फिर बोल रहा है 1 जुलाई 20। अब 20 में आ गए, क्योंकि 31 दिसंबर ईयर एंड है, क्वेश्चन खुद बोल दिया है, तो ईयर एंड आ चुका है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि 1 जुलाई 20। तो 1 जुलाई 20 कहाँ पर आ जाएगा? 1 जुलाई 20 मेरा यहाँ आएगा, ठीक है। 1 जुलाई 20 यहाँ लिख दिया। 1 जुलाई 20 को क्या हुआ है? अनदर मशीन परचेस्ड फॉर 2,60,000। यहाँ पर मशीन परचेस हुआ है जिसका कॉस्ट है 2,60,000। फिर बोल रहा है ऑन 1 जुलाई 21 फर्स्ट मशीन हैविंग बिकम आउटडेटेड एंड वाज ऑक्शन्ड फॉर 3,20,000। तो 1 जुलाई 21 कब आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। 1 जुलाई 21 को क्या हुआ है? फर्स्ट मशीन, फर्स्ट मशीन मतलब कौन सा वाला? 4 लाख की 2,60,000? फर्स्ट 4 मशीन में लाख। 4 लाख का था। 4 लाख। तो ये वाला मशीन इस डेट पे क्या हुआ है? ये वाला मशीन इस डेट पे बेच दिया गया है, ठीक है। कितने में बेच दिया गया है? ऑक्शन हुआ 3,20,000 में बेच दिया गया, सोल्ड फॉर 3,20,000, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसी डेट पे फिर बोल रहा है एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीन परचेज फॉर 2,50,000। और यहाँ पर एक परचेज भी हुआ है 2,50,000 का, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहा है कि ऑन 1 जुलाई 22 सेकेंड मशीन वॉज ऑल्सो सोल्ड ऑफ एंड फेच्ड 2,30,000। तो 1 जुलाई 22 यहाँ पर 1 जुलाई 22 को, और सेकेंड वाला मशीन मतलब ये वाला मशीन जो है ये भी बेच दिया गया है, और इसमें फेच्ड मतलब कितना मिला है? 2,30,000। 2,30,000 मिला है। डिप्रिशिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन मशीन 10%। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो डिप्रिशिएशन कैसे प्रोवाइड होगा? डिप्रिशिएशन ऑन एसएलएम 10% पर एनम करके ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट में मशीन 1, ठीक है, तो 1/1/19 को परचेज, हम यहाँ पर एक ही साथ लिख देते हैं, 4 लाख का परचेज किया, ठीक है। अब जा रहे बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, सीधा 31 दिसंबर 19 को जाके क्या लगने वाला है? डिप्रिशिएशन लगने वाला है। तो डिप्रिशिएशन कितने समय का लगेगा? पूरे 12 मंथ्स का ही लगेगा, क्योंकि खरीदा गया था 1 तारीख को, डिप्रिशिएशन लग रहा है 31 को, तो 31 को लग रहा है 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन 10% करके 4 लाख पे कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000। तो वैल्यू बचेगा 3,60,000। 60,000। तो 1 ये 20 का वैल्यू हो गया। अच्छा, अब इसके बाद फिर से जा रहे यहाँ पर एक नया मशीन खरीद लिया, तो इसको मशीन 2 दे देते हैं, ठीक है। कब खरीदा? 1 जुलाई 20 को परचेज किया है, कितने का? 2,60,000 का, ठीक है। अब फिर से जा रहे, ट्रांजैक्शन हुआ, जा रहे ईयर एंड आ गया, 31 दिसंबर 20 आ गया। अब 31 दिसंबर 20 को क्या होगा? डिप्रिशिएशन लगेगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि बैलेंस हो जाए, मतलब ये यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 1 जुलाई
20, ताकि डिप्रिशिएशन जब चार्ज करेंगे लेबल में होगा तो वो समझने में आसानी होगा, और कुछ रीजन नहीं है, ठीक है। वैसे आगे पीछे लिख सकते हो, वर्किंग नोट ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 31 दिसंबर 20 को डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। कितने समय का लगेगा? इस पे तो लगेगा 12 मंथ्स का, ठीक है, मशीन 1 पे, क्योंकि मशीन 1 तो हम लोगों ने 1 तारीख को खरीदा था, 12 महीना, फिर इस पे 12 महीने का लगेगा, तो 12 महीने का डिप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, तो फिर से कितना लगेगा? 40,000 40,000। तो वैल्यू कितना बचेगा? 3,20,000। 20,000 और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितने समय का डिप्रिशिएशन लगेगा? यहाँ खरीदा तो यहाँ से यहाँ तक, जुलाई से 6 months 6 मंथ्स, तो 6 मंथ मतलब 5% लगा दो। है कॉपी? 13,000 13,000, ठीक है। तो बचा हुआ वैल्यू 2,47,000 2,47,000, 1121 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फिर से जा रहे 1 जुलाई 21 को एक मशीन खरीदा, एक मशीन बेच भी दिया। तो जो बेच दिया पहले उस पे काम कर लेते, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है। तो मशीन 1 बिक गया है कितने में? 3,20,000 में। तो वो मशीन हम लोगों ने बेचने के पहले कितना दिन यूज किया? क्योंकि उतने दिन का डिप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा, तो 1 जैन से 1 जुलाई तक यूज किया, तो कितना मंथ होता है ये वाला? 6 months 6 मंथ्स होता है, ठीक है। 6 मंथ्स पे कितना डिप्रिशिएशन लगेगा? अगर 12 महीने का 40,000 है, तो 6 महीने का कितना होगा? 20,000 20,000, ठीक है। तो बचा हुआ वैल्यू 3,00,000। ये कब का वैल्यू है? 1/7/21 का। इसको बेचा कितने में? 3,20,000। 20,000 अब बोलो प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट 20,000 प्रॉफिट। प्रॉफिट है 20,000, ठीक है। अब ये कर देंगे क्लोज, क्योंकि ये मशीन आगे हमारे साथ और नहीं जा रहा है, ठीक है। और इस डेट पे हम लोगों ने एक परचेज भी किया है जिसका वैल्यू है 2,50,000। तो 1 जुलाई, यहाँ पर लिखेंगे 1 जुलाई 21 को हम लोगों ने एक मशीन भी परचेज किया है जिसका कॉस्ट है 1,00,000 2,50,000, ठीक है, 2,50,000। ये हो गया। अब हम लोग फिर से यहाँ पर, यहाँ तक ही हम लोगों ने तय किया था, ठीक है, सफर। अब यहाँ से फिर से चलना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आके डिप्रिशिएशन लगेगा, कौन सी मशीन पे? जो हमारे साथ है। तो मशीन 2 और मशीन 3 जो कि हमारे साथ है, तो इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 21 को। इस पे भी लगेगा 31 दिसंबर 21 को डिप्रिशिएशन, बट दोनों में अलग अलग समय के लिए लगेगा। तो इसमें लगेगा पूरे 12 मंथ्स के लिए, ठीक है, और इसमें लगेगा 6 मंथ्स, क्योंकि M3 खरीदा गया जुलाई में, तो अगर ये 6 महीना था तो ये आगे का भी 6 महीना है, और मशीन 2 तो पूरा ही चला, तो 12 मंथ्स। तो अब 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा? अब देखो 13,000 डिप्रिशिएशन लगा था SLM मेथड में 6 मंथ्स के लिए, तो 12 मंथ्स के लिए कितना लगेगा? 12,500 ওটা তো মনে হচ্ছে এইটা বলছো 12,500। 250 ও এটা 26,000 হবে এটা हाँ, ये 26,000 होगा, डबल हो जाएगा ना, 13 का डबल, ठीक है। ऐसे करके सोच सकते हो। और ये जो है, ये 12,500, 10% की जगह उसे 5% कर लो, 6 मंथ्स, तो 5% करने से 25 × 5 करने से 12,500 होता है, ठीक है। अब बैलेंस निकालो कितना हो रहा है। ম্যাম এটা 2,21,000 আর এটা 2,37,500 2,37,500। अच्छा, फिर इसके बाद अभी भी बाकी है टास्क, ठीक है। अभी फिर हम लोग जा रहे थे, फिर से हम लोगों ने 1 जुलाई को एक मशीन बेच दिया, अब की बार सेकंड वाला मशीन। तो 1 जुलाई तक उस पर डिप्रिशिएशन लगाएंगे, तो 1 जुलाई तक फिर से कितना समय होगा? वही 6 मंथ्स होगा, क्योंकि सेम डेट है, तो हम लोग बिना काउंट किए भी बोल सकते हैं कितना समय हुआ। तो यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगेगा 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का कितना लगेगा? पहले भी एक बार 6 मंथ्स का लगाए थे, उतना ही लगेगा, क्योंकि SLM है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 13,000 13,000। तो बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा? 000, और बाकी ये माइनस करके बोलो कितना हो? 2,08,000। अच्छा, अब इसको बेचा कितने में? 2,30,000। तो सोल्ड आउट कर दिया 2,30,000। अब बोलो प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट 22,000 अच्छा, प्रॉफिट हो रहा है 22,000, ठीक है। अब ये भी हट जाएगा हमारे पास ये मशीन, और आगे नहीं चलने वाला। फिर हम लोग यहाँ पर कुछ और परचेज वर्चेज नहीं हुआ है, जैसे
प्रीवियस टाइम पे हुआ था। अब फिर हम लोग जा रहे 31 दिसंबर आएगा, डिप्रिशिएशन लगाएंगे कौन से मशीन पे जो है हमारे पास, क्या है M3 पड़ा हुआ है, M1 क्रॉस M2 क्रॉस, तो फिर क्या पड़ा हुआ है M3, तो इस पे डिप्रिशिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 22 को, तो पूरे 12 मंथ्स का लग जाएगा 25,000। हाँ इसका डबल 12,500 का डबल, तो 25,000, तो बैलेंस कितना हो जाएगा 2,12,500। 2,12,500, बस हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका अकाउंट बना के दिखाना है। क्या अकाउंट बनाएंगे, ओनली मशीन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पर 1 तारीख को परचेज 1119, तो यहाँ पर लेकिन हम लोग डायरेक्ट अगर 6 लाख दिखाएंगे तो वो गलत होता है, हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा कि मेरा परचेज कॉस्ट कौन सा है और अदर देन परचेज कॉस्ट कौन सा है। तो परचेज है 3 लाख, टू बैंक सेम डेट पे जाएगा क्योंकि डेट हमें कुछ जब बोला नहीं है, तो रिपेयर और इंस्टॉल 60 और 40। फिर यहाँ पर खरीदने के बाद सीधा ईयर एंड में जाके डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 19 को बाई डिप्रिशिएशन, या मशीन वन चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो 40,000 बाई बैलेंस CD मशीन वन का 3,60,000। ठीक है, तो ये 4 लाख, यहाँ पर भी 4 लाख। अच्छा अब ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा। अच्छा ये खत्म हो गया पेज यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन नहीं लिख पाएंगे। अच्छा देखते हैं हो जाएगा शायद 1120 टू बैलेंस BD M1 3,60,000। ठीक है, अब हम लोग कौन से ईयर में पहुंच गए हैं, ईयर 2 में। अच्छा 1 जुलाई को एक मशीन परचेस हुआ, 1 जुलाई 20 को लिख लेते हैं, 1 जुलाई 20 को टू बैंक। इस मशीन को हम नाम दे देंगे M2, जैसे कि मैंने वर्किंग नोट में भी दिया हुआ है, तो 2,60,000। अब इस पे डिप्रिशिएशन लगाएंगे, तो 31 दिसंबर 20 में डिप्रिशिएशन लगेगा। बाय डिप्रिशिएशन M1 का लगेगा, M2 का लगेगा। तो M1 का कितना है, M2 का कितना है, 40,000 और 13,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 40,000 और यहाँ पर लिख देते हैं 13,000, और बाई बैलेंस CD M1 का लिखेंगे, M2 का लिखेंगे। तो बैलेंस कितना है, बैलेंस है M1 का 3,20,000 और 2,47,000, 3,20,000 और 2,47,000। अब दोनों साइड टोटल करने से मैच हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि एसेट का वैल्यू लिख दिया, डिप्रिशिएशन लिख दिया, बचा हुआ वैल्यू लिख दिया, तो टोटल करने से मैच हो जाना चाहिए। तो इधर का टोटल हो रहा है 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 60 60 120, 6,20,000 हो रहा है। इधर भी 6,20,000 आने से ही हो जाएगा, तो इधर 6,20,000 आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। 2,47,000, 3,20,000, 3,20,000 और 40, 3,60,000, 3,60,000 और 13, 3,73,000, 3,73,000 प्लस 2,47,000, 6,20,000। बोलो समझ में आ गया ना कैसे करके लिख रहे हैं। हाँ मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले ब्रॉड डाउन करेंगे। ठीक है, तो ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। डेट हो जाएगा 1/1, कौन सा होगा इधर, 1/1/21 होगा, और वैल्यू हो जाएगा 3,20,000 और 2,47,000। 3,20,000 और 2,47,000। अच्छा ये ईयर 2 था, M1 और M2, ईयर 2 तक M1 M2 दोनों ही था। अच्छा अब ईयर 3 में आके चेंजेस होगा, ईयर 3 में M1 बिक जाएगा। ठीक है, ईयर 3 में आके M1 बिक जाएगा,
तो ईयर 3 में M1 का हम लोग डिप्रिशिएशन यहाँ पर दिखाएंगे 1 जुलाई 21 तक। तो क्या एंट्री हो जाएगा यहाँ पर? देखो ये यहाँ हमें प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करने नहीं बोला है, लेकिन बिना प्रोविजन अकाउंट मेंटेन किए देखो हम यहाँ पर बता देते हैं एक चीज कि अगर चाहो तो नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और अगर चाहो तो मशीनरी डिस्पोजल बना के भी कर सकते हो। हमें कुछ स्पेसिफिकली बोला है क्या, देख लेते हैं। डेप्रिशिएशन हमें क्या बोला है कि डिस्पोजल अकाउंट, हाँ बोला है। ये देखो मैंने ये ध्यान नहीं दिया, बाकी ठीक है, हमारा अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बोला है प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, मशीनरी अकाउंट जो कि बना रहे हैं और एक मशीन डिस्पोजल अकाउंट, लेकिन प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करने नहीं बोला है, फिर भी मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो मशीन अकाउंट बन गया है, मशीन डिस्पोजल बना लेते हैं क्योंकि मेरा मशीन डिस्पोजल बनाने के लिए बोला है, और अभी मुझे ये अकाउंट बना लेना चाहिए क्योंकि अब मेरा डिस्पोजल आइटम आ रहा है तो उसमें पोस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे? जैसे ट्रीट कर रहे थे प्रोविजन केस में वैसे ही ट्रीट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा? तो देखो जो एसेट हम बेच दे रहे हैं उसका ओरिजिनल कॉस्ट लिखेंगे, और यहाँ पर मतलब थोड़ा सा अलग होगा। देखो कैसे होता है, बता देते हैं क्या अलग क्या है वो बता देते हैं। पहले ये एसेट का वैल्यू मैंने ब्रॉट डाउन करके लिख दिया है। अब जो मशीन हम बेच देंगे उसका एंट्री क्या होगा? पहले उसे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री हो जाएगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन। ठीक है, तो मशीन में क्या हो जाएगा? बाय मशीन डिस्पोजल। नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं? नॉर्मली हम लोग यहाँ पर डिस्पोजल वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखते, बट यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा बाय मशीन डिस्पोजल। लेकिन कौन से वैल्यू से लिखेंगे? कौन सा वाला डिस्पोज हो रहा है? M1 हो रहा है। वहां पर हम लोग क्या लिख रहे थे? मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट लिख रहे थे। ठीक है, वैल्यू। हाँ, अब यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर देखो क्या लिखना है, कहाँ चला गया, ये रहा। यहाँ पर हमारा बुक वैल्यू लिखना है, जो बचा हुआ वैल्यू है। तो जिस दिन बेचने जा रहे हैं उस दिन मेरे एसेट का वैल्यू कितना है? 3 लाख। अब इसका लॉजिक है, क्यों? क्योंकि देखो मुझे तो 3 लाख को ही एलिमिनेट करना है ना, मुझे 3 लाख को ही यहाँ पर दिखाना है, तभी जाके मेरा अकाउंट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो डिप्रिशिएशन चार्ज होते हुए वैल्यू आए, यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट दिखा देंगे तो लेजर तो डिसबैलेंस हो जाएगा। एक जगह पे ओरिजिनल ट्रीटमेंट और एक जगह पे मतलब बुक वैल्यू वाला ट्रीटमेंट, तो मुझे डिस्पोजल अमाउंट बुक वैल्यू पे दिखाना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसे बुक वैल्यू पे दिखाएंगे कि मेरा अभी ये 3,20,000 का एसेट जिसका बुक वैल्यू हुआ है 3 लाख वो चला जा रहा है। अब इस पे डिप्रिशिएशन भी लग रहा है। ठीक है, तो पहले इस पे डिप्रिशिएशन भी लगा देते हैं। तो बाई डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन का एंट्री क्या हो जाएगा? 20,000 से। देख लो जो ये यहाँ पर बना हुआ है ना, ये देखो डिप्रिशिएशन कितना लगा? 20, तब जाके उसका बुक वैल्यू हुआ 3 लाख। तो एक काम कर सकते हो, पहले डिप्रिशिएशन का एंट्री करके फिर 3 लाख करोगे तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिख दियो तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं क्यों हम बोल रहे हैं ऐसे लिखने से अच्छा होगा। पहले हम लोग डिप्रिशिएशन लिख देते हैं। ये M1 हम लोग बेच रहे हैं 6 मंथ्स यूज करने के बाद, तो 6 मंथ्स का मेरा डिप्रिशिएशन आ जाता है 21,000। तो अब ये M1 का वैल्यू हो जाएगा 3,20,000 से हटके 3 लाख, और हम लोग 3 लाख का मशीन को डिस्पोज करने जा रहे हैं। तो अब लिखेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल, स्टेप वाइज करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख का मशीन डिस्पोज्ड ऑफ कर रहे हैं। तो कितने में डिस्पोज्ड ऑफ कर रहे हैं? 3 लाख का मशीन, 3 लाख का मशीन हम लोग डिस्पोज्ड ऑफ कर रहे हैं। कितना? एक वैल्यू तो बोला हुआ था, तो हमारा प्रॉफिट भी आया हुआ था। तो 3,20,000 में डिस्पोज्ड ऑफ कर रहे हैं तो 20,000 का प्रॉफिट है। अब ये एंट्री कहाँ जाना चाहिए? अब ये पूरा आइटम मेरा डिस्पोजल में आएगा। तो डिस्पोजल में पहले मुझे लिखना है क्रॉस पोस्टिंग टू मशीन बोल के 3 लाख। ठीक है, और कितने में बेचा? क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट में क्या आता है? कितने का एसेट यूज किया, कितने में बेचा, कितने का प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अब यहाँ पर कितना यूज किया वो पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट है नहीं, ये ऑलरेडी डिप्रिशिएशन लगने के बाद का वैल्यू है, तो डिप्रिशिएशन लेस करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये बेचा हम लोगों ने कितने में? ये बेच दिया हम लोगों ने 3,20,000 में, और प्रॉफिट कितना कमाया? 20,000। तो वो चीज यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन बोलेगा कि प्रोविजन अकाउंट तो मेंटेन नहीं करना है बट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करो, तो ये एंट्री नॉर्मली हम लोग वहां मशीन में ही लिख देते थे, बट अभी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये एंट्री हम लोग यहाँ पर लिखते थे, वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर सिर्फ इसको M1 के लेजर की तरह सोचोगे, इधर 3,20,000 और इधर भी देखो 3,20,000, बैलेंस हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिर्फ डिप्रिशिएशन लिख दिया
और एसेट डिस्पोजल बोल के दिखा दिया। और ये एसेट तो हमारे पास रहेगा नहीं कि इसका हम लोग बैलेंस वगैरह कुछ लिखे, ठीक है। तो बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि अगर डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करने बोल रहा है बट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करने बोला है, तो बिकने वाले एसेट का ट्रीटमेंट किस तरीके से हुआ। हाँ मैम। ठीक, अच्छा अगर समझ में आया तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट पे देखते हैं। देखो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब हम लोगों ने एक मशीन भी खरीद लिया है 2,50,000 से, तो उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। तो 2,50,000 से जो मशीन खरीदा 1,721 को टू बैंक मशीन 3, 2,50,000 का मशीन खरीदा, ठीक है। अब डिप्रिशिएशन लगाएंगे, ठीक है। तो अब डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 20। अब कौन कौन सी मशीन का डिप्रिशिएशन लगेगा, M1 तो गया, M2 और M3 का लगेगा। तो बाई डिप्रिशिएशन M2 M3 और उन दोनों का ही बैलेंस दिखेगा, ठीक है। बाई बैलेंस M2 और M3, ठीक है। तो चलो M2 और M3 का डिप्रिशिएशन लिख लो और M2 और M3 का बैलेंस लिख लो। तो M2 और M3 का डिप्रिशिएशन हो जाता है 26,000 और 12,500, ये देखो। और बैलेंस हो जाएगा 2,21,000 और 2,37,500, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर हो जाएगा 26,000 और 12,500 और बैलेंस आ गया 2,21,000 और 2,37,500। आई होप कि मैंने ठीक ठीक लिख दिया। 2,37,500 और 2,21,000, 12,500, 26,000, हाँ ठीक है। अब ये टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल करके देखो कितना आ रहा है। दोनों साइड सेम आ जाना चाहिए क्योंकि सारा चीज लिख लिया ना, तो अलग तो कुछ आ नहीं सकता है। तो इधर आ जाएगा 3,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 5,00,000 और 2,00,000, 7,00,000, 7,00,000 और इधर हो गया 7,70,000 प्लस 47,000। उधर का तुम लोग करो 8,17,000, उधर भी उतना ही आना चाहिए, देख लो, ठीक है। तो 8,17,000, ठीक है। अब ब्रॉट डाउन करेंगे 1,122 को टू बैलेंस BD। अब कौन कौन सा मशीन हमारे साथ है, M2 और M3, ठीक है। तो M2 का बैलेंस कितना है 2,21,000 और 2,37,500, ठीक है। ये 22 का अकाउंटिंग कर रहे हैं और इस डेट पे देखो और कुछ खरीदा वरीदा नहीं है, ठीक है। बल्कि बेचा है, ठीक है, बेचा है। तो ये 22 को बेचा है, तो बेचने वाला एंट्री देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेचा है कौन से डेट पे, वही 17 पे, बट ये 22 हो जाएगा। तो डिप्रिशिएशन लगा देंगे उस मशीन को जिसको बेचा है M2 को, जितना दिन यूज किया उतने दिन का डिप्रिशिएशन। तो वो डेटा कहाँ से मिलेगा, ये रहा, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन 13,000, पहले डिप्रिशिएशन लगा देंगे 13,000। तो देखो मेरा मशीन कितने का था, 2,21,000 का था, ठीक है। ये देखो 2,21,000 का था। अब मैंने उस पे और 13,000 डिप्रिशिएशन लगाया क्योंकि मैंने उसे यूज किया, तो वो बन गया 2,08,000 का। तो मेरा जो मशीन डिस्पोज्ड हो रहा है वो 2,08,000 का है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा टू मशीनरी 2,08,000, ठीक है। 2,08,000 जो मशीन मेरा डिस्पोज्ड हो रहा है उसका बुक वैल्यू है 2,08,000। तो यहाँ पर भी उसका क्रॉस पोस्टिंग होगा, ठीक है। तो ये सेम डेट पे बाई मशीन डिस्पोजल M2 2,08,000, ठीक है। अच्छा अब कितने में बेचा, बाई बैंक, और कितना प्रॉफिट कमाया, इसमें भी प्रॉफिट कमाया था तो वो 2 PL। कितने में बेचा था 2,30,000, प्रॉफिट 22, तो 2,30,000 में बेचा, हाँ, और प्रॉफिट 22। और ये क्लोज हो गया डिस्पोजल। अब ये बाकी है, तो देखो M2 चला गया, बचा कौन, सिर्फ M3। तो M3 का क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसका डिप्रिशिएशन, उसका बचा हुआ वैल्यू। तो बाई डिप्रिशिएशन और बाई बैलेंस CD, जगह मेरा थोड़ा कम हो गया बट हम लिख लेंगे एडजस्ट करके, M3 और बाई बैलेंस CD M3, ठीक है। अब ये दोनों साइड टोटल हो जाएगा, तो वैल्यू लिखने का जगह है, ठीक है। बस लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर दिख रहा है।
25,000 और 2,12,500, 25,000 और 2,12,500, 2,12,500। अब दोनों साइड तुम लोग को टोटल करना है, मैच हो जाना चाहिए। तो इधर का टोटल करेंगे तो ये हो गया 500, 7 और 1 8, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 4,58,500। ठीक है, इधर भी उतना ही आना चाहिए, चेक करके देखना पड़ेगा, देख लो। 28,000 तो मुझे दिख रहा है, ये दोनों ऐड करके 13 और 25, और 2,08,000 और 2,12,500, 2,08,000 और 2,00,000। হ্যাঁ ম্যাম সেম আসছে 4,00,000 48 চলে এলো, 58 আসছে না তো আমার। ও, আমি এটা 5 3 8 2 আর 1 3 38,000 হবে, আমি ওটা 28,000 ধরেছি, ওই জন্য 10,000 কম দেখাচ্ছে, আসবে। ওটা মুখে মুখে করলাম যেটা, ওটা 10,000 কম ধরে করে দিয়েছি ওই জন্য। ठीक है, तो बोलो समझ में आ गया? अगर मशीन डिस्पोजल मेंटेन करना है बट प्रोविजन अकाउंट नहीं मेंटेन करना है तो किस तरीके से करना पड़ेगा? हाँ मैम। ठीक है, तो अब हम लोग ये बीच का छोड़ देते हैं एक बार, इलास्ट्रेशन 10, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, इसको आराम से करेंगे। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 11 करते हैं। देखो ये सब छोटा छोटा है, ये कर सकते हैं। तो इलास्ट्रेशन 11, 10 हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, तो तुम लोग भी याद रखना। ठीक है, एक मशीन का कॉस्ट है 6 लाख, इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एज्यूमिंग 10 इयर्स वर्किंग लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू नील यानी 0 फॉर 3 इयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इयर्स किस चीज का, मशीन का कॉस्ट 6 लाख, डेप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस, 10 इयर्स वर्किंग लाइफ एंड नील रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 इयर्स, द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर थर्ड ईयर वाज रीअसेस्ड बाय 5 ईयर। अच्छा, तो यहाँ पर बोला है 3 साल हम लोगों ने ऐसा माना, और उसके बाद बाकी यूजफुल लाइफ हम लोगों ने थर्ड ईयर के बाद रीअसेस्ट करके 5 साल कर दिया। अगर किसी मशीन का लाइफ 10 साल है तो 3 साल बाद उसका लाइफ और कितना बचना चाहिए? मैम 7 साल। 7 साल। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग अब ना वो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सब तो एस्टिमेटेड होता है ना, मेरा एसेट है, मैंने सोचा इतना साल यूज कर लेंगे, अब मुझे लग रहा है नहीं नहीं, अब मेरा मशीन ना 10 साल नहीं चलेगा, 3 साल यूज के बाद जो कंडीशन है उससे मुझे लगता है कि और आगे का 5 साल ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चल सकता है। तो अगर ऐसा सोच लिया हम लोगों ने, तो उस केस में फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा वो तुम लोग को बताना है। तो देखो कैसे होगा। तो पहले ये मशीन हम लोगों ने लिया, ठीक है, उसका हम लोगों ने लाइफ 10 साल माना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो पहले इसको खरीदा कितने में, मान लो इसको हम लोगों ने खरीदा है इस डेट पे, क्योंकि डेट तो कुछ नहीं दिया है तो हम लोग स्टार्ट ऑफ द ईयर मानेंगे, तो 6 लाख से खरीदा। ठीक है, 6 लाख से खरीदा, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज किया। तो बोलो डिप्रिसिएशन कितना होगा? तो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो स्ट्रेट लाइन मेथड को बताता है, क्योंकि जब मुझे स्क्रैप वैल्यू दे देता है तो वो स्ट्रेट लाइन से निकलेगा। डब्ल्यूडीबी में सिर्फ परसेंटेज से निकलता है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में परसेंटेज से भी निकलता है और ये वाले सिस्टम से भी निकलता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख, स्क्रैप 0 बोला है, देख लो नील बोल दिया है स्क्रैप, और जो लाइफ है वो 10 बोला था। मतलब जब हम लोग यहाँ थे तब तो 10 ही सोचा था, तो फिर मेरा मशीन का जो डिप्रिसिएशन है वो पर ईयर कितना करके आ रहा है? मैम 60,000। 60,000। ठीक है, तो पहले साल मेरा डिप्रिसिएशन कितना लगा? पहले साल मेरा डिप्रिसिएशन लगा 60,000। ऐसे करके हम लोगों ने 3 साल डिप्रिसिएशन लगाया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हर साल सेम डिप्रिसिएशन लगा। ठीक है, अब यहाँ पर आके थर्ड ईयर के एंड में आके हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग अपने एसेट का लाइफ 5 साल करेंगे। तो पूछ रहा है कि ये फोर्थ ईयर में कितना डिप्रिसिएशन लगाए। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब इसका रूल्स क्या होता है वो देखो। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि 60,000 को कैसे प्रेजेंट करोगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे डिप्रिसिएशन पर एनम कितना हुआ, 6 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 60,000। ठीक है, अब टोटल डिप्रिसिएशन 3 साल में फिर कितना हो गया बोलो? 80,000 हाँ, 180। 1,80,000। 1,80,000 हो गया। तो
अब मुझे फिर से अगर डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है ये सोच के कि मेरे एसेट का यहाँ पर मैंने ये मान लिया कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे फिर से डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जिसमें से एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ तो 5 है, ठीक है। स्क्रैप कुछ नहीं बोला है तो 0 है। अब ओरिजिनल कॉस्ट क्या मानना पड़ेगा, तो क्योंकि हम लोग रीअसेस्ट कर रहे हैं, अब मेरा ओरिजिनल कॉस्ट और 6 लाख नहीं रहेगा, जहां से रीअसेस्ट कर रहे हैं वहां पर जो बुक वैल्यू है वही मेरा ओरिजिनल कॉस्ट होता है इस केस में। तो मुझे निकालना पड़ेगा कि यहां पर आके मेरे एसेट का बुक वैल्यू कितना है, मतलब थर्ड ईयर के एंड में आके मेरे एसेट का बुक वैल्यू कितना है ये मुझे फाइंड आउट करना है। वही मेरा अब ओरिजिनल कॉस्ट माना जाएगा रीअसेस्ड लाइफ का, रीअसेस्ड के हिसाब से डिप्रिशिएशन निकालने के लिए। तो यहाँ पर बुक वैल्यू कितना होगा, 4,20,000 माइनस 4,20,000। हाँ, तो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, आफ्टर नहीं लिख के लिखेंगे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर 6 लाख माइनस 1,80,000 तो 4,20,000, ठीक है। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर प्रीवियस एस्टिमेट 10 माइनस 3 7 ईयर्स, ये लिख देना है, ठीक है। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर रिवाइज्ड एस्टिमेट 5 ईयर्स, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन फॉर फोर्थ ईयर इज 4,20,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट ये मानना है, स्क्रैप मेरा 0 है, डिवाइडेड बाई 5 करने से जितना आ जाएगा तो कितना आ रहा है, कितना पर एनम, 84,000 पर एनम। तो ये प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, नॉर्मली 4 मार्क्स रहता है क्वेश्चन का, तो ये प्रेजेंटेशन करोगे तब जाके वो 4 मार्क्स, मतलब सिर्फ ऐसे ही लिख के आ जाओगे तो नहीं होगा, मतलब सिर्फ 84 ऐसे ही अपने आप कैलकुलेट करके लिख दिया, अरे ये तो कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं करना। ये देखो इस तरीके से करना है, मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, ये देखो ऐसे करके जो है दिखाना है, ठीक है। तो सोल्यूशन को इस तरीके से हमें दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये 12th वाला देखो, इसमें बोला है कि मशीन ऑफ कॉस्ट 12 लाख इज डिप्रिशिएटेड स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग 10 ईयर वर्किंग लाइफ एंड 0 रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 years. At the end of third year the machine was revalued upward by 60,000. The remaining useful life was reassessed at 9 years. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट एक पॉइंट एडिशन दिया है कि हम लोग मशीन को थर्ड ईयर के बाद जैसे उसका लाइफ को रीअसेस्ट करके 9 साल कर दिया है और उसको रीवैल्यू अपवर्ड कर दिया है 60,000 से, तो मेरा आंसर क्या होगा। अब हम और प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे, हम डायरेक्ट जो है आंसर करके तुम लोग को दिखा रहे, मतलब शॉर्टकट में दिखा रहे। चलो दिखा देते प्रेजेंटेशन करके। सबसे पहले निकालेंगे डेप्रिशिएशन पर एनम कितना हो रहा है, ठीक है। मतलब जब स्टार्ट हुआ मशीन लिया उसमें डेप्रिशिएशन पर एनम कितना होगा। 12 लाख का मशीन है, 10 साल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, 0 रेसिडुअल वैल्यू, तो बोलो कितना डेप्रिशिएशन होगा। 20,000। हाँ, 1,20,000, ठीक है। अब रीअसेस्ड जब कर रहे हैं तब तक का मुझे बुक वैल्यू निकाल लेना चाहिए, है ना। तो 3 साल तक हम लोग ऐसे ही चले, तो 3 साल तक का टोटल डेप्रिशिएशन निकालेंगे। तो टोटल डेप्रिशिएशन फॉर 3 years कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 लाख स्ट्रेट लाइन में 3,60,000। हाँ, 8 और बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बुक वैल्यू कितना होगा। तो 12 लाख का चीज अगर 3,60,000 से डिप्रिशिएट हो चुका है तो फिर उसका बुक वैल्यू कितना होगा। 8,40,000। 8,40,000, ठीक है। ये उसका बचा हुआ वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ये बचे हुए वैल्यू जब दिखा हम लोगों ने रीवैल्यू कर दिया एसेट को अपवर्ड बाय 60,000 से। अपवर्ड करना मतलब उसके वैल्यू को बढ़ाना, डाउन मतलब कम करना। कितने से बढ़ाया है,
60,000 से। तो बोलो रिवैल्यूएशन के बाद एसेट का वैल्यू कितना होगा? 9 लाख। 9 लाख। तो आफ्टर रिवैल्यूएशन, आफ्टर अपवर्ड रिवैल्यूएशन, book value of asset is 8,40,000 plus 69 लाख रुपीस। ठीक है, अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ लिखना चाहिए हमें ये पॉइंट। ठीक है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर प्रीवियस एस्टिमेट कितना होगा? 10 में से 3 यूज हो गया तो 7, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने बोला कि अब मेरे मशीन का लाइफ है 9 इयर्स, तो 9। ठीक है, 9 हो गया। तो डेप्रिसिएशन बोला है, यहाँ पर भी 4th ईयर का निकालने के लिए बोला है। तो डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 4th ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे? वही कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो रीअसेस्ड करके 9 है, और बुक वैल्यू आफ्टर दिस रीअसेसमेंट कितना बन गया इस बार? 9 लाख। ठीक है, अपवर्ड वाला पॉइंट भी हमें इंक्लूड करना है, तो ये हो जाएगा 1 लाख पर एनम करके अब से डिप्रिसिएशन चलेगा, 1 लाख पर एनम। ठीक है, अच्छा, थर्टीन वाला तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इसको नहीं कर सकते हैं। 14 वाला कर सकते हैं, 14 वाला कर लेते, सिमिलर टाइप है, तो फिर 2 क्वेश्चन ही हमारा रहेगा, ये भी सेम ऐसा ही है, यही लास्ट करेंगे। ठीक है, इलास्ट्रेशन 14, इसमें बोला है देखो, प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वर्ड 3 स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफ ए मूवी फॉर 18 लाख। तो वो मूवी वगैरह प्लेटफॉर्म दिखाता है ना, तो वही बोल रहा है कि किसी ने मूवी दिखाने का राइट्स को परचेज किया 18 लाख से, विद द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रीमिंग पीरियड बीइंग 10 ईयर्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 10 साल के लिए किया, मतलब 18 लाख जो पेमेंट किया है वो उससे 10 साल के लिए राइट्स परचेज कर लिया है मूवी दिखाने का। ठीक है, at the beginning of the 4th year, based on the decline in viewership, prime streaming company decide to stream the movie only for next 5 years। तो क्योंकि उतने लोग नहीं देख रहे, व्यूअरशिप उतना नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं 10 साल नहीं, हम लोग मूवी इस प्लेटफॉर्म में 5 साल ही दिखाएंगे। एमोटाइजेशन फॉर द 4th ईयर निकालना है। अब एमोटाइजेशन क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट पे लगने वाले डिप्रिशिएशन को बोलते हैं एमोटाइजेशन। ठीक है, और कुछ नहीं, सेम चीज ही है, लेकिन क्योंकि किसी राइट्स को परचेस करना वो मेरा फिक्स्ड एसेट तो है बट इनटेंजिबल है, तो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट का वैल्यू जब कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं एमोटाइजेशन। ठीक है, तो एमोटाइजेशन का मतलब लिख लो एक लाइन में, डिप्रिशिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट पे जो डिप्रिशिएशन लगता है उसे बोलते हैं एमोटाइजेशन। अब मुझे ये निकाल के देना है कि मेरा जो डिप्रिशिएशन है वो 4th ईयर का कितना होगा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं एमोटाइजेशन, क्योंकि एमोटाइजेशन लैंग्वेज ही हमें यूज करना है, बिकॉज डिप्रिशिएशन फिक्स्ड एसेट पे होता है। एमोटाइजेशन पर एनम पहले कितना था? 18 लाख का एसेट, 10 ईयर का उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा? 1,80,000 पर एनम। ठीक है, अब एमोटाइजेशन फॉर 3 इयर्स कितना हो जा रहा है? 1,80,000 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 5,40,000। ठीक है, तो अब बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर कितना होगा? 18 लाख माइनस 5,40,000 कितना होता है?
12,60,000. 12,60,000, ठीक है। अब लिखेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर प्रीवियस एस्टिमेट। तो 10 साल के लिए लिया था, ठीक है। 3 साल बाद लाइफ 7 इयर्स बचना चाहिए, बट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर रिवाइज्ड एस्टिमेट हो गया 5, क्योंकि ये लोग अगले 5 साल ही दिखाने वाले, व्यूअरशिप उतना अच्छा नहीं जा रहा है। तो एमोटाइजेशन फॉर 4th ईयर कितना होगा? एमोटाइजेशन फॉर 4th ईयर, तो अभी हम लोग बुक वैल्यू को ही ओरिजिनल कॉस्ट मानेंगे, जो कि है मेरा 12,60,000 डिवाइडेड बाई 5 करने से जितना आएगा, तो कितना आ रहा है? 2,52,000. 2,52,000 पर एनम। तो हर साल अब से इतना करके लगेगा। बोलो, ये जो कंसेप्ट का 3-4 क्वेश्चन किया, ये समझ में आ गया? 11, हाँ 12, मैम. 13, ठीक है। ये आने से 4 मार्क्स का आता है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। Okay मैम, thank you. Bye. बाय बाय थैंक यू मैम। बाय। बाय मैम।